हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। तो आज अपन IIT JEE एडवांस का 1982 का पेपर सॉल्व करेंगे। और इस साल जो है आर्टिफिशियल ह्यूमन हार्ट जो है उसको डिस्कवर किया गया था। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। शुरू में है वन ऑप्शन करेक्ट टाइप क्वेश्चंस, जो कि आजकल का जो दौर चल रहा है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला सवाल। A convex lens of focal length 40 centimeter is in contact with a concave lens of focal length 25. द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पता करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है भाई, 1/f1 प्लस 1/f2 एंड सो ऑन। जितने भी लेंसेज रखे होंगे कांटेक्ट में सबके लिए हम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। करते हैं कैलकुलेट। 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/f1 पहला लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। बाय डिफॉल्ट कॉन्वेक्स का मतलब कन्वर्जिंग मान के चलना है, तो प्लस 40। 1/f2, f2 है कॉनकेव लेंस, इसका मतलब कि साइन के साथ रखना होता है इस फॉर्मूले में, -25। आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपके पास f इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी -2/3 मीटर में। मेरे पास सेंटीमीटर में आएगा, मैंने उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। किसी भी लेंस की ऑप्टिकल पावर का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/f। इसमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि इस f को हमेशा इन मीटर रखना होता है और साइन के साथ रखना होता है। ठीक है, तो इसमें पुट कर देते हैं 1/f की जगह -2/3, तो ये आ जाएगा -3/2 डायप्टर। इसका मतलब -1.5 डायप्टर। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा गला खराब हो रहा है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2। A magnetic needle is kept in a non-uniform magnetic field. It experiences। IIT ने इसका आंसर वैसे दिया है ए फोर्स एंड ए टॉर्क, मतलब उस नीडल पर नेट फोर्स भी लगेगा, नेट टॉर्क भी लगेगा। पर मैं इस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। यहाँ पर अपन लड़ाई झगड़ा कर नहीं सकते किसी से, सिर्फ अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं। भाई क्या क्या केस हो सकते हैं। मान लो ये मैग्नेटिक नीडल है, जिसका ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। मैंने एक्सटर्नल नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लगाया कि यहाँ पर फील्ड है कुछ 10 टेस्ला, यहाँ पर है मान लो 15 टेस्ला। तो इस नॉर्थ पोल पर जो फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगा, मान लो F1। साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट लगा F2। इनका नेट जो आ रहा है वो नॉन जीरो आ रहा है, मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो नहीं है। लेकिन दोनों फोर्स ही सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं, तो रिजल्टेंट टॉर्क जीरो हो गया। एक केस बताया मैंने आपको अभी, है ना। ऐसा भी हो सकता था कि इस तरह का नॉन यूनिफॉर्म होता, देखना आप, जिसमें जहाँ नॉर्थ पोल है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है इधर 10 टेस्ला, जहाँ साउथ पोल है वहाँ भी इधर है 10 टेस्ला, बीच में यहाँ पर कहीं पर है 15 टेस्ला, यहाँ पे इधर की तरफ है 30 टेस्ला, और इस तरह का कुछ, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कहलाएगा, है ना। नॉर्थ पोल जिधर रखा है उस पर फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में F, साउथ पोल पे उतना ही लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट। इन दोनों का नेट समेशन वेक्टर एडिशन करने पर जीरो आ रहा है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। और दोनों ही सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं, तो रिजल्टेंट टॉर्क भी जीरो है। और IIT वालों ने जो आंसर दिया है वो ये मानते हुए दिया होगा कि जो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों ही सिरों पर, जहाँ नॉर्थ और साउथ है ना, वहां पर मैग्नीट्यूड वाइज भी अलग है और डायरेक्शन वाइज भी अलग है। इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म मान रहे हैं वो, ऐसा मुझे लगता है। जैसे 10 टेस्ला, इधर की तरफ कुछ 15 टेस्ला। तो अब नॉर्थ पोल पर जो फोर्स लगेगा, इधर कुछ लगेगा मान लो F1, साउथ पोल पे इधर लगेगा कुछ F2। इन फोर्सेस का जो वेक्टर एडिशन करूंगा तो रिजल्टेंट फोर्स नॉन जीरो आएगा, और कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क भी आ रहा होगा, तो रिजल्टेंट टॉर्क भी जीरो नहीं आएगा। तो मेरा व्यू ये है कि इसमें सारे केस हो सकते थे, पर अगर बेस्ट पॉसिबल आंसर दें जो एग्जाम के दौरान दिमाग में आ सकता है कि भाई हो सकता है इन्होंने ऐसा माना हो, उसके हिसाब से आंसर ए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। A body floats in a liquid contained in a beaker. The whole system as shown in the figure falls freely under gravity. अब thrust force या bind force जो है वो पूछा है। आपको सिर्फ इतना सा आइडिया होना चाहिए कि कोई भी कंटेनर अगर एक्सेलेटेड है, इसका एक्सेलेशन कंटेनर का किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें पार्शियली या फुली सबमर्ज्ड है, तो इस पर जो बाइंड फोर्स लगता है, बाइंड फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड होता है बच्चों सबमर्ज्ड वॉल्यूम इनटू लिक्विड की डेंसिटी इनटू जी इफेक्टिव। पहली बात तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन का भी आपको आइडिया होना चाहिए कि बाइंड फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ
बायएंड फोर्स इज अपोजिट टू जी इफेक्टिव वेक्टर। जी इफेक्टिव वेक्टर के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ये लगता है ना। तो इस सवाल को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ये कंटेनर फ्री फॉल कर रहा है अंडर ग्रेविटी, मतलब जी एक्सलेशन से नीचे गिरता है। तो इस स्पेस में, इस कंटेनर के अंदर या इस लिक्विड में, जो भी आप कहना चाहो, अगर मैं जी इफेक्टिव की बात करूं, जी इफेक्टिव जीरो हो जाएगा। आप कोई भी लिक्विड का पार्टिकल उठा के देखो, एम जी नीचे लग रहा होगा, और कंटेनर के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो सूडो फोर्स ऊपर लगाऊंगा, एम इंटू कंटेनर का एक्सेलेरेशन। तो नेट ग्रेविटेशनल प्लस बाइंड सॉरी सूडो फोर्स, उनका जो नेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, जीरो। उसी से जी इफेक्टिव बनाते हैं अपन। जी इफेक्टिव जीरो आ गया तो इसका मतलब बाइंड फोर्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, जीरो। तो आंसर आएगा इसमें ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू पार्टिकल्स ए एंड बी इनिशियली एट रेस्ट। डायग्राम बनाते चलो, अपने आप आंसर आ जाएगा। दो पार्टिकल्स हैं M1 M2, दोनों इनिशियली जो है रेस्ट पर हैं। मूव टुवर्ड्स ईच अदर बाय म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है इस तरह से, जो कि एक्शन रिएक्शन पेयर में होगा हमेशा, इस फोर्स के कारण दोनों पास आना स्टार्ट करते हैं। किसी इंस्टेंट पर ए की स्पीड, मान लो इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। ए यहाँ आ चुका है, उसी लाइन के अलावा डायग्राम नीचे बना रहा हूँ, बी यहाँ आ चुका है। इन्होंने बोला किसी इंस्टेंट पर ए की स्पीड v थी, बी की स्पीड 2v थी। तो उन्होंने पूछा है स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कंसेप्ट क्या है, इनिशियली सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं सब रेस्ट पर हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इस फॉर्मूले से m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 एंड सो ऑन, है ना। तो इनिशियली अगर u1 भी जीरो है क्योंकि पार्टिकल a भी रेस्ट पर था, u2 भी जीरो है और तीसरा पार्टिकल तो है ही नहीं, तो ये पूरी टर्म जीरो आ जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। दूसरी बात, इस सिस्टम पर, इस सिस्टम पर जो भी फोर्स लग रहा है वो तो इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है। एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे लगने वाला होता है मास ऑफ होल सिस्टम इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो यहां से मैं बोल सकता हूँ कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन क्या है, जीरो। अब बच्चों आप समझ गए होंगे कि इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की जीरो है और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन भी जीरो है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं कर पाएगा। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इस सवाल में हर मोमेंट पर जीरो बनी रहेगी। तो आंसर आएगा जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन द अरेंजमेंट शोन, एक डायग्राम बना के दिया हुआ है। द एंड P and Q of an unstressed string moves downwards with uniform speed u। हम P और Q वाले सिरों को पकड़ते हैं जैसा डायग्राम में दिखा रखा है, और कांस्टेंट स्पीड u से नीचे खींचते हैं। तो हमको जो कैपिटल M मास दिखा रखा है उसकी इस दिखाए गए मोमेंट पर, जब ये एंगल थीटा दिखा रखा है, इस मोमेंट पे स्पीड बतानी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पर बेस्ड। देखो मान लेते हैं कि इस ब्लॉक की वेलोसिटी v होगी ऊपर की तरफ। ऊपर इसलिए माना क्योंकि अगर P और Q को सेम स्पीड से पुल करूंगा तो ये बिल्कुल सिमेट्रिकली ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। अगर इनकी स्पीड डिफरेंट होती तो अलग बात होती। तो अभी तो ब्लॉक की स्पीड ऊपर v मानी मैंने। ब्लॉक की स्पीड ऊपर v होगी तो जो ये जंक्शन पॉइंट दिखा रखा है मैंने, इसकी स्पीड भी ऊपर की तरफ v होगी, है ना। अब मैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का रिलेशन लिखने वाला हूँ इस वाली स्ट्रिंग के लिए, जिसको मैं रेड करके दिखा रहा हूँ। ये लेंथ L1, ये लेंथ L2। हम जानते हैं कि स्ट्रिंग की टोटल लेंथ क्या होती है बच्चों, कांस्टेंट d बाई डी टी ऑफ L1 प्लस डी बाई डी टी ऑफ L2, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। L1 के चेंज होने की रेट, L1 ये है, ये मतलब पुली और इस पार्टिकल Q के बीच का सेपरेशन। अगर मैं पार्टिकल को नीचे u स्पीड से लेके जाऊंगा तो ये जो L1 है ये इंक्रीज होगा, तो इसके चेंज होने की रेट प्लस u हो जाएगा। डी L2 बाई डी टी, L2 के चेंज होने की रेट, L2 है ये वाला सेपरेशन, पुली और इस जंक्शन पॉइंट के बीच का सेपरेशन। इस v का कंपोनेंट जो इस पुली की तरफ आएगा वो v cos थीटा आएगा, और वो v cos थीटा ही होगा जो इस L2 को डिक्रीज कर रहा होगा। तो L2 के चेंज होने की रेट माइनस साइन के साथ v cos थीटा, टोटल मिला के जीरो। यहाँ से v आ जाएगा u बाय cos थीटा मीन्स u sec थीटा। ऑप्शन देखें, u बाय cos थीटा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो सिंपल क्वेश्चन है अभी तक। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। अगेन काइनेमेटिक्स का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। ये पार्टिकल मूविंग ईस्टवर्ड्स, ये पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी जो है ईस्ट की तरफ थी 5 मीटर पर सेकेंड। सपोज ये t बराबर जीरो की कहानी है। इन 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड के बाद हमने देखा तो पार्टिकल की वेलोसिटी नॉर्थ की तरफ हो चुकी थी, नॉर्थ की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड। ये कब की बात है बच्चों, t बराबर 10 सेकेंड की।
अब क्या पूछा है इन्होंने, द एवरेज एक्सेलेरेशन इन दिस टाइम, हमको इस ड्यूरेशन के लिए एवरेज एक्सेलेरेशन पता करना है। जो बच्चे जानते हैं बेसिक्स उनको तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर। ये फॉर्मूला होता है एवरेज एक्सेलेरेशन का, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर मतलब चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर अपॉन टोटल टाइम। तो पहले अपन ये वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर प्लस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का माइनस अपॉन टोटल टाइम। अब देखना, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर ये रहा, अलग से बना लो, ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है। इसमें ऐड करूंगा वेक्टर एडिशन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के माइनस का, ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है तो इसका माइनस जो होगा उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, इतना ही मैग्नीट्यूड 5 रखते हुए। ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, ये माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, दोनों के बीच में प्लस मतलब वेक्टर एडिशन करना है। इनका वेक्टर एडिशन करेंगे तो पैरेललोग्राम लॉ से ये आएगा 5√2। तो ये जो है ना v फाइनल माइनस v इनिशियल का मैग्नीट्यूड 5√2 आ रहा है अपॉन टोटल टाइम 10 सेकंड की बात है, तो 5 से 10 टू टाइम्स कटेगा, 1/√2 आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड आ गया 1/√2, मतलब ए गलत हो गया, डी गलत हो गया। डायरेक्शन देखें, एवरेज एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो इस वेक्टर की डायरेक्शन है, जो इस वेक्टर की डायरेक्शन है। इस वेक्टर की डायरेक्शन अभी भी दिखाई है मैंने, ये वाली डायरेक्शन, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, और ये नॉर्थ वेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच है, तो नॉर्थ वेस्ट। तो इसका मतलब आंसर होगा बच्चों सी ऑप्शन। चलिए भाई आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 7, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इमिटेड फ्रॉम एन एक्सरे ट्यूब डिपेंड्स ऑन, बिल्कुल इंफॉर्मेटिव टाइप मान सकते हैं आप। जो एक्सरे होती है दो टाइप की होती है, कंटिन्यूस एक्सरे और जो है क्या बोलते हैं उसको, नाम भूल गया यार, वो डिस्क्रीट होती है जो, अभी नाम याद आएगा तो बता दूंगा। कंटिन्यूस एक्सरे में जो मिनिमम लैम्डा मिनिमम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 12400 अपॉन जो हम पोटेंशियल लगाते हैं एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, ये है ना। तो ये बोल रहे हैं कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है एक्सरे ट्यूब की वो किस पे डिपेंड करती है, तो साफ साफ दिख रहा है जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। तो वोल्टेज अप्लाई टू द ट्यूब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, वो नाम मुझे याद नहीं है यार, अभी दिमाग में नहीं आ रहा, है ना। वन और मोर ऑप्शन करेक्ट, क्या नाम था यार, है कंटिन्यूस एक्सरे और बाकी सब दिमाग में आ गया, नाम याद नहीं आ रहा। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है ना, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे याद आ गया ना। मोर और मोर ऑप्शंस, वन और मोर ऑप्शंस, ये भी आजकल के जो पेपर आ रहे हैं आजकल 2021 22 20 उन सब में मल्टीपल करेक्ट वाले सवाल काफी पूछे जाते हैं, है ना। इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटरफेरेंस पैटर्न इज फाउंड टू हैव एन इंटेंसिटी रेशियो बिटवीन द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। हमको क्या बता दिया, हमको बता दिया कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है जहां पर ब्राइट फ्रिंज बन रही होगी वहां मैक्सिमम होती है, और जहाँ डार्क बन रही होगी वहां मिनिमम होती है। ये रेशियो कितना दिया हुआ है बच्चों, 9:1। दिस इंप्लाइज दैट, इसकी हेल्प से हमको पता करना है, द इंटेंसिटीज एट द स्क्रीन ड्यू टू टू स्लिट्स आर 5 यूनिट एंड 4 यूनिट रेस्पेक्टिवली। हमको स्क्रीन पर जो स्लिट्स S1 और S2 से लाइट आ रही है जिनकी इंटेंसिटी मान लो I1 I2 मान लेता हूँ, उसका रेशियो पता करना है। अगर आप जानते होंगे आई मैक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, आई मिनिमम का फॉर्मूला √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, ये कितना गिवन है 9:1। मैंने दोनों तरफ रूट ले लूंगा और तो इधर आ जाएगा, फिर चलिए लिख लेते हैं, ये आ जाएगा √I1 प्लस √I2 अपॉन √I1 माइनस √I2 इक्वल्स टू 3/1, है ना। बहुत टफ कैलकुलेशन, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √I1 प्लस √I2 इक्वल्स टू 3 टाइम्स √I1 माइनस 3 टाइम्स √I2। ढंग से अरेंज कर लेते हैं, 4√I1 इक्वल्स टू, गलत तो नहीं लिख दिया, एक सेकेंड, हाँ 4√I2 सॉरी, है ना, इक्वल्स टू 2√I1। ये 2 से 4 गया 2 बार, स्क्वायर कर लेते हैं, तो 4I1 इक्वल्स टू 4I2 इक्वल्स टू I1। तो मेरे पास I1 बाय I2 4 यूनिट बाय 1 यूनिट आ रहा है। तो ए ऑप्शन तो अपना गलत हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया, आप देख लो, है ना। इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो 4/1 आना चाहिए, तो अगर I1 4 है तो I2 1 हो जाना चाहिए, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड का रेशियो बताना है, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी स्लिट से जो लाइट आती है, कोई भी वेव की आप बात करो, उसकी इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, है ना। तो ये जो रिजल्ट मेरे पास आया इसमें I1 को लिख सकता हूँ मैं पहली वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर,
I2 लिख सकता हूँ दूसरी जो स्लिट से वेव आ रही है उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, दैट इज 4:1। तो आपके पास A1/A2 आ जाएगा 2/1। सिंपल क्वेश्चन है। तो 2/1 का रेशियो मतलब डी ऑप्शन आंसर होगा। तो वेव ऑप्टिक्स पर बेस्ड, यंग्स एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगेन वेव का सवाल और बहुत सिंपल सवाल है, ट्रेवलिंग वेव का क्वेश्चन है। ए वेव इक्वेशन विच गिव्स द डिस्प्लेसमेंट, हमको बता रखा है कि y इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ साइन ऑफ 60t प्लस 2x, है ना, जहाँ पर x और y मीटर में है, टाइम की वैल्यू सेकंड्स में है। इसकी हेल्प से हमको कुछ बातें पता करनी है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन इस फॉर्मेट में होती है, इस टाइप की, है ना, +5 भी हो सकता है पर यहाँ पर है नहीं इसलिए लिखा नहीं मैंने। सबसे पहले तो t का मल्टीप्लायर और x का मल्टीप्लायर दोनों सेम साइन के हैं। इससे पता चलता है कि वेव का प्रोपगेशन जो है वो नेगेटिव x की तरफ है ना, वेलोसिटी ऑफ वेव नेगेटिव x की तरफ। और कंपैरिजन से हम और बातें देखें तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी दिख रही है बच्चों, 10⁻⁴, मतलब डी ऑप्शन सही हो गया। ओमेगा की वैल्यू है 60, ओमेगा है 60 और ओमेगा होता है 2πf। यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी 30/π हर्ट्ज में, मतलब सी ऑप्शन भी सही हो गया। वेवलेंथ तक पहुंचना है तो आप देखो k की वैल्यू है 2, k है 2 मीटर। k कितना होता है फॉर्मूला वाइज 2π/λ, तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा पाई मीटर। बी ऑप्शन भी सही हो गया। ए ऑप्शन देखते हैं, ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो वेव नेगेटिव एक्स की तरफ जा रही है, यहाँ तक तो बात ठीक है। वेव की वेलोसिटी निकालें तो आपको आइडिया होगा कि ओमेगा बाय वी जो होता है वो के बराबर होता है। तो यहाँ से आपके पास वी जो है वो ओमेगा बाय के आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों 60, के की वैल्यू कितनी आई 2, तो ये आ गई 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन जो है वो सही होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम ए मटेरियल इज 5200 एंगस्ट्रॉन। कोई मटेरियल है, ये मान लो कोई प्लेट है, लैम्डा थ्रेशहोल्ड की वैल्यू गिवन है 5200 एंगस्ट्रॉन। क्या आपको मीनिंग पता है इसका, थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ? इसका मीनिंग है कि अगर हम जो इंसिडेंट लाइट है जिस पे डाल रहे हैं, है ना, कि अगर उसकी वेवलेंथ ज्यादा हो जाए थ्रेशहोल्ड से तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, विल नॉट हैपन। तो ये इफेक्ट हो ही नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ ही नहीं पाएंगे। और अगर लैम्डा की वैल्यू कम है या बराबर है लैम्डा थ्रेशहोल्ड के तो ये इफेक्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फोटोन से एनर्जी लेकर कूद के बाहर आ जाते हैं। अब क्या पूछा आगे देखें, photoelectrons will be emitted when this material is illuminated with monochromatic radiation from A। इन्होंने बोला है कि ये इफेक्ट कब हो पाएगा, चार ऑप्शन दे रखे हैं और आप ढंग से देखें तो हर ऑप्शन में लाइट के बारे में बता रखा है कि इंफ्रारेड दो ऑप्शंस में और दो में है अल्ट्रावायलेट। पावर क्या है उसका तो रोल है ही नहीं इसके अंदर कि इफेक्ट होगा या नहीं होगा, आप चाहे कम पावर की लाइट इंसिडेंट कराएं चाहे ज्यादा पावर की कराएं, बेसिक कंडीशन क्या है कि इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ थ्रेशहोल्ड से कम होनी चाहिए। अब ये इंफॉर्मेटिव सवाल बन चुका है, आपको आइडिया होना चाहिए इसमें कि इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट के अंदर किसकी वेवलेंथ की रेंज क्या होती है। जितना मुझे याद आ रहा है अल्ट्रावायलेट की जो वेवलेंथ होती है ना उसकी रेंज होती है 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉन तक। क्या मैं सही हूँ? यही होता है क्या? नहीं यार ये नहीं होता, एक सेकंड याद करने दो। लैम्डा की वैल्यू जो होती है वो 1000 एंगस्ट्रॉन से लेकर, हाँ 4000 एंगस्ट्रॉन होती है अल्ट्रा वायलेट लाइट के लिए। जबकि जो कौन सी बात है, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड जो है उसके लिए लैम्डा की जो रेंज होती है वो होती है 8000 एंगस्ट्रॉन से लेकर 10,000 एंगस्ट्रॉन तक। ये लिखा है मैंने इंफ्रारेड के लिए। अब तो काम हो जाएगा अपना। अब जिस लाइट की वेवलेंथ थ्रेशहोल्ड से कम है, आप देख सकते हैं ये जो वैल्यूज लिखी हुई है ये थ्रेशहोल्ड मतलब 5200 से कम है, जबकि जो इंफ्रारेड है उसके लिए आप लैम्डा देखो वो 5200 से ज्यादा एंगस्ट्रॉन वाली लाइट है। इसका मतलब आंसर जो होना चाहिए इसका वो होना चाहिए कि अल्ट्रावायलेट वाली सी एंड डी, क्योंकि पावर का तो कोई गेम ही नहीं है इसमें, है ना, सीधे सीधे बस हमको वेवलेंथ को देखना था। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ट्रू फॉल्स टाइप। इस टाइप के क्वेश्चन भी आजकल के दौरान पूछे जाते हैं कई बार।
The volume V versus temperature T graphs for a certain amount of perfect gas at two pressure P1 and P2 are shown in the figure. It follows from the graphs that P1 is greater than P2. हमको ग्राफ की हेल्प से ये पता करना है कि P1 P2 में कौन ज्यादा है। ये आप जानते हैं बच्चों की PV इक्वल्स टू nRT, है ना, सब जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, चाहे आप इसको देखो पासिंग थ्रू ओरिजिन या इसको देखो पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन कब आएगा? जब v और t के अलावा सब कांस्टेंट हो जाए, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट है अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है v एंड t का। यहां से मैं ऐसे लिख दूं v इक्वल्स टू nr बाय p इंटू टी प्लस जीरो। इसका फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप का, है ना। तो प्रेशर देखो आप, स्लोप जो है ग्राफ की स्लोप वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। जितनी स्लोप ज्यादा उतना प्रेशर कम। अब दोनों ग्राफ में देख लो, इस लाइन की स्लोप ज्यादा है तो ये P1 जो है ना ये कम होना चाहिए P2 से। जबकि क्या बोल रहे हैं, इनका तो बोलना है P1 इज ग्रेटर देन P2, तो ये तो झूठ बोल रहे हैं, है ना, इसका मतलब फॉल्स। चलो भाई आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12, टू डिफरेंट गैसेस एट द सेम टेम्परेचर हैव इक्वल आरएमएस वेलोसिटी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वी आरएमएस का फॉर्मूला आपको आइडिया होना चाहिए, रूट के अंदर 3RT बाय मोलर मास। दो अलग अलग गैसेस हैं जो कि सेम टेम्परेचर पर हैं, तो दोनों गैसेस के लिए ये तो सेम हो गया। पर दो डिफरेंट गैसेस हैं तो उनका मोलर मास अलग अलग होगा। ये मोलर मास अलग अलग होगा, इसका मतलब वी आरएमएस अलग अलग आएगा। तो इन्होंने क्या बोला है, हैव इक्वल आरएमएस, इसका मतलब ये फिर से झूठ बोल रहे हैं, है ना, तो फॉल्स। आगे देखें। इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर हैव नो मोशन इन द एब्सेंस ऑफ ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। कोई भी हमारे पास एक कंडक्टर है जिसके अक्रॉस हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया, इनका ये कहना है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उनका कोई मोशन नहीं हो रहा, तो फिर से झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि रूम टेम्परेचर पर ये रैंडम मोशन तो कर ही रहे होते हैं, जिगजैग मोशन, जिगजैग मोशन, है ना, तो ये फॉल्स बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं ये। आते हैं सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पर, जिनमें हमको पूरा सॉल्यूशन उन दिनों में बताना पड़ता था, लेकिन यहाँ तो अपन अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। आज के दिनों में तो वो सॉल्यूशन मतलब रिटर्न फॉर्म में तो मांगते नहीं है। चलो देखते हैं। टू ब्लॉक्स ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग। डायग्राम बना हुआ है। द स्ट्रिंग passes over a frictionless pulley as shown in the figure. Block B slides over a horizontal top surface of a stationary block C. C जो है ना वो तो फिक्स्ड है, लिखा हुआ है स्टेशनरी, ठीक है भाई। और क्या लिखा हुआ है, एंड ब्लॉक ए स्लाइड्स अलोंग द वर्टिकल साइड ऑफ सी, ये भी डायग्राम में दिख रहा है अपन को, बोथ विद द सेम यूनिफॉर्म स्पीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने लाइन लिखी, ये बता रखा है कि दोनों की ही जो स्पीड है वो सेम है। अगर इसकी v है तो इसकी भी v है, और यूनिफॉर्म स्पीड है मतलब इसकी भी स्पीड कांस्टेंट है, उसकी भी कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका एक्सेलेरेशन भी जीरो है, इसका एक्सेलेरेशन भी जीरो है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है यहाँ भी 0.2 है, यहाँ भी 0.2 ऐसा लिखा हुआ है। फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है 1960 न्यूटन पर मीटर। इफ ब्लॉक ए, मास ऑफ ब्लॉक ए इज गिवन टू अस दैट इज 2 kg। कैलकुलेट द मास ऑफ ब्लॉक बी। दो बातें पूछी है, एक तो बी वाले ब्लॉक का मास बताना है और स्प्रिंग के अंदर भरी हुई हमको एनर्जी पता करनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, इनका डायग्राम यूज में ले लेते हैं अपन तो, है ना। यहाँ से देखना, अगर बी का एक्सेलेरेशन जीरो है तो बी पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। इसका मतलब इस रस्सी में टेंशन और बी पर लगने वाला काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के, और तो कोई फोर्स है ही नहीं बी पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। तो रस्सी की टेंशन ही काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी के बराबर है। लिखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू वहां लगने वाला नॉर्मल बी का मास जो कि पता नहीं है इंटू जी। पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है भाई। अब एक ही बात करते हैं, उससे पहले एक काम कर लेते हैं। हम जानते हैं कि रस्सी, आइडियल रस्सी इस आइडियल स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो जितनी टेंशन रस्सी में होगी वही टेंशन जो है स्प्रिंग के अंदर भी होगी। ब्लॉक ए की बात करूं, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दिया हुआ है ऐसा सवाल में, इसका मतलब एक्सेलेरेशन जीरो है। ब्लॉक ए पर लगने वाले फोर्स देखें, नीचे लग रहा होगा मास ऑफ ए इंटू जी, ऊपर लग रहा होगा स्प्रिंग का टेंशन फोर्स। क्या यहां से फ्रिक्शन लग रहा होगा बच्चों? उसका जवाब है नहीं। यहां से फ्रिक्शन तब लगता जब यहां से नॉर्मल फोर्स आता, अभी तो कोई नॉर्मल फोर्स लग नहीं रहा होगा। और नॉर्मल फोर्स कब आता, जब ये मूवेबल होता, जब ये मूव कर सकता होता तब नॉर्मल फोर्स आने के चांसेस होते, हो सकता तब भी नहीं आता, देखना पड़ता खैर वो, है ना। पर अभी तो कंफर्म है कि यहाँ से जबरदस्ती ये ब्लॉक यहाँ से कोई एक्सटर्नल इस तरह से धक्का देने वाला फोर्स नहीं लगा रहा होगा। और लगा रहा होता अगर इस तरह से नॉर्मल फोर्स, तो इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स, नेट फोर्स नॉर्मल होता, फिर तो इसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होता, जबकि वो तो है ही नहीं।
तो ए पर देखें, नेट फोर्स जीरो करना है तो इक्वेशन क्या लिखूंगा, ए का मास इंटू जी बराबर टी। ए का मास गिवन है 2 kg और जी के बारे में कुछ बता नहीं रखा, 10 मान लेते हैं। तो टी की वैल्यू आ गई बच्चों 20 न्यूटन। चलो टी पता चला। और ये टी ही स्प्रिंग में टेंशन, स्प्रिंग की टेंशन को के एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, जो एक्स है स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन के बराबर है। अब आंसर आ चुका है अपने एक आंसर, तो क्योंकि टी की वैल्यू 20 यहाँ रख देंगे, तो 20 इक्वल्स टू 0.2 इंटू मास ऑफ बी इंटू जी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से मास ऑफ बी कितना आ जाएगा, 10 kg। ये लो, एक आंसर तो आ गया। दूसरा उन्होंने पूछा था स्प्रिंग की एनर्जी बताओ। स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला सब जानते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे लिख दूं, हाफ के एक्स इंटू एक्स। हाफ के एक्स की वैल्यू यहां से आप देख सकते हो टी के बराबर, और टी 20 आया, तो के एक्स की वैल्यू 20 है। एक्स कहां से लाएंगे, यहीं ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। टी की वैल्यू 20 आई, इस वाली इक्वेशन को देखना, 20 इक्वल्स टू के इंटू एक्स। के है 1960 इंटू एक्स। कैलकुलेशन थोड़ी सी गंदी है, आप अपने आप कर सकते हैं, मैं इतना लिख के छोड़ रहा हूँ। मतलब 1/98 मीटर, ये एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे, 1/98 मीटर। तो आंसर आएगा 10/98 जूल। ठीक है, इसको आप चाहें तो पॉइंट्स में लिख सकते हैं। मैं एक बात और क्लियर कर दूं, ये जो पेपर है, जो भी हम अभी आपके सामने लेकर आ रहे हैं इन दिनों में, ये सभी मेमोरी बेस्ड पेपर्स हैं। उन दिनों में पेपर नहीं मिला करता था, तो ये मेमोरी बेस्ड हैं, तो हो सकता है इनके जो आंसर हमारे द्वारा दिए गए हैं, है ना, वो असली में हमारे द्वारा नहीं दिए गए। जहाँ जिस भी सोर्स से हमने पेपर लिए हैं, वहीं पर आंसर मेंशन थे, जो कि लास्ट में लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में सारे आंसर लिखे हुए हैं। तो हो सकता है कोई आंसर वेरी कर जाए, लेकिन आप जो मैंने आंसर लिखा है यहाँ पर, वो गिवन डाटा के हिसाब से आप फाइनल आंसर माने। कहाँ गया, ये रहा, ये फाइनल आंसर है ना। हो सकता है नीचे लिखा हुआ आंसर इससे थोड़ा बहुत डिफर करे, क्योंकि वो मेमोरी बेस्ड है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। राइट द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। हमको डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा। वैसे डायमेंशन की बात करूं तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूले में एल स्क्वायर आएगा। मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो अलग से हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं। कहाँ से उठाएं फॉर्मूला, मूविंग चार्ज पर आप जानते हो फोर्स होता है क्यू वी बी। यहाँ से बी हो जाएगा एफ बाई क्यू वी, है ना। तो मैं डायमेंशन वाइज बी को देख रहा हूँ ऐसे, एफ बाई क्यू वी से, इंटू ए मतलब एल स्क्वायर। इस फोर्स की जगह मैं लिख दूंगा मास इंटू एक्सलेशन। क्यू को जो है, क्यू को क्यू रहने देते हैं, वी हो जाएगा मीटर पर सेकंड, है ना, इंटू एरिया जो है वो एल स्क्वायर में चल रहा है। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। ये मास मतलब m की पावर 1 डिवाइड बाय क्यू, क्यू की पावर 1, ये हो गया पूरा। ये सेकंड ऊपर जाएगा तो t की पावर 1, इसको भी हटा दो, ऊपर जा चुका है। ये मीटर से एक मीटर बचेगा, l की पावर 1। एक्सेलेरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फाइनल ढंग से जमा लेते हैं अपन, m की पावर 1 ये हो गया, l की पावर 2 ये दोनों मिलकर हो गए, t की पावर -1 ये पूरा हो गया, q की पावर -1, है ना। ये आ गया अपने पास मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। मैं यहीं पर स्पेस बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है, आपके पास बहुत सारी जगह होगी। हाँ भाई, बी पर आते हैं, रिजिडिटी मॉडुलस, है ना। कोई सा भी रिजिडिटी को बताने वाला मॉडुलस, जैसे यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, टेंशन बाय एरिया मतलब स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, ये भी लेंथ की यूनिट, ये भी लेंथ की यूनिट, तो ये पूरा तो डायमेंशनलेस हो गया। ऊपर है फोर्स, नीचे है एरिया। फोर्स को लिखूंगा मास इनटू एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अपॉन एरिया है एल स्क्वायर। फॉर्मूला तैयार हो गया भाई, m की पावर 1, l की पावर -1, t की पावर -2। ठीक है, तो अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं भाई। थ्री पार्टिकल्स ए बी सी ऑफ इक्वल मास मूव विद इक्वल स्पीड v। डायग्राम आपको दिख रहा है, तीनों जो हैं इनके डायग्राम को यूज में लेंगे ना अपन, को डायग्राम बनाए u स्पीड से इस तरह से इस ट्राइंगल के सेंटर की तरफ मूव करते हुए आ रहे हैं। तीनों के मासेज इक्वल हैं, m m m। आगे देखें क्या लिखा हुआ है, दे कोलाइड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। अलग से डायग्राम बनाएंगे अभी, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। ये वो ट्राइंगल है और ये उस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड या सेंटर है ना। अब देखो क्या हुआ, आफ्टर द कॉलिजन ए कम्स टू रेस्ट। ए जो है, ए उसकी स्पीड क्या हो गई, 0। बी रिट्रेसेस इट्स पाथ, बी जो है वो जिस पाथ पे आ रहा था ना,
वो भाई साहब जो है उसी पाथ पे वापस निकल लिए, है ना, विद सेम स्पीड v स्पीड से। तो पूछा है कि c की वेलोसिटी बताओ। तो हम जानते हैं कि देखो इन तीनों पार्टिकल्स के सिस्टम पर एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है। हम जानते हैं ये भी कि अगर एक्सटर्नल या रिजल्टेंट फोर्स किसी भी सिस्टम पे जीरो होता है तो सिस्टम का जो मोमेंटम वेक्टर होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट, या ऐसे बोले कंजर्व रहता है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन का सिंपल सा क्वेश्चन था। मैं एक काम कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन को आई कैप मान के चल रहा हूँ, क्योंकि वेक्टर में लिखूंगा भी मोमेंटम, इसको जे कैप मान के चल रहा हूँ, है ना। सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, सिस्टम का फाइनल मोमेंटम लिखेंगे और इक्वेट कर देंगे। इनिशियल देखना, इनिशियली इसका मोमेंटम भी mu मैग्नीट्यूड में, इसका भी mu, इसका भी mu, और तीनों वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के हैं, इक्वल इक्वल एंगल है आपस में, तो नेट जीरो हो जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का क्या हो गया, जीरो। फाइनल डायग्राम ये वाला देखना भाई, और फाइनल मोमेंटम लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में। ए का मोमेंटम जीरो क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। बी का मोमेंटम ऐसे लिखूंगा, बी की स्पीड v है, मास m है, तो मोमेंटम mv है, लेकिन वो मोमेंटम वेक्टर में अगर देखूं तो इधर की तरफ है, इधर की तरफ। इसके दो कंपोनेंट कर लूंगा, एक नेगेटिव x की तरफ, एक नेगेटिव y की तरफ। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 30 डिग्री एंगल होगा, तो यहाँ से 30 बन जाएगा, तो mv का कंपोनेंट इधर आएगा mv cos 30, इधर आएगा mv sin 30। तो वेक्टर फॉर्म में लिखूं, माइनस mv √3/2 i कैप माइनस mv/2 j कैप। ये मैंने किसका मोमेंटम लिखा है, बी का। सी का मोमेंटम मुझे पता करना है, मतलब वेलोसिटी पता करनी है, तो लिख लेते हैं। सी का मास और सी की वेलोसिटी नहीं पता, उसको मैं वीसी वेक्टर बोल रहा हूँ। अब सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम जीरो, फाइनल मोमेंटम ये, इन दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट करते ही आपके पास वीसी वेक्टर क्या आ जाएगा बच्चों, ये एम 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा v√3/2 आई कैप प्लस v/2 जे कैप। ये सी का आपके पास टक्कर के ठीक बाद वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अगर वो स्पीड पूछना चाहें तो आप इसका इसका मैग्नीट्यूड निकाल के बता सकते हैं आंसर। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17, पार्टिकल पी एंड क्यू ऑफ मासेस 20 ग्राम एंड 30 ग्राम। हमको बता रखा है कि यहाँ से पी को प्रोजेक्ट किया गया, यहाँ से क्यू को प्रोजेक्ट किया गया, दोनों के मासेस गिवन है। अगर मैं इसका मास m मान लूँ तो क्यू का मास डबल है 2m। इनके बीच का जो सेपरेशन है इस मोमेंट पर, वो क्वेश्चन में बता रखा है इस वाली लाइन में 245 मीटर। इनके बीच का ये जो सेपरेशन है ये है 245 मीटर। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पी एंड क्यू जो है वो एंगल दे रखे हैं 45 डिग्री 135 डिग्री। इनिशियल स्पीड इसकी भी है 49 मीटर पर सेकंड, इसकी भी है 49 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, आगे लिखा हुआ है बोथ पार्टिकल्स ट्रेवल इन द सेम वर्टिकल प्लेन एंड अंडरगो ए कोलिजन। दोनों टकराते हैं हवा में कहीं ना कहीं। आफ्टर द कोलिजन पी रिट्रेसेस इट्स पाथ। टक्कर के बाद पी जो है ना वो अपने पाथ को रिट्रेस करता हुआ आता है। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ क्यू वेयर इट हिट्स द ग्राउंड। ये बताना है कि टक्कर के बाद क्यू वाला जो पार्टिकल है वो ग्राउंड पर किस जगह पर आकर गिरेगा। और क्या पूछा है भाई, हाउ मच टाइम आफ्टर द कोलिजन डज द पार्टिकल क्यू टेक टू रीच द ग्राउंड। टक्कर के बाद से लेकर क्यू को ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखो समझते हैं सवाल को। यहां से हमने पी को फेंका, ये भाई फेंक दिया पी को 45 डिग्री एंगल पर, ये पैराबोलिक पाथ पर जाएगा हमको पता है। यहां से हमने क्यू को फेंका था उसी इंस्टेंट पर, सेम स्पीड 49 मीटर पर सेकंड, इधर से 45 डिग्री एंगल पर। ठीक, ये तो हमको डायग्राम से दिख रहा है कि जहां भी इन दोनों की टक्कर होगी वो बिल्कुल सिमेट्रिकल लोकेशन होगी। जैसे मैं एक रफ स्केच बना रहा हूँ, मान लो इसका पाथ कुछ ऐसा था, अगर टक्कर नहीं होती तो मान लो इसका पाथ कुछ ऐसा था, तो जहां भी टकराएंगे वो सिमेट्रिकल पॉइंट होगा। सिमेट्रिकल मतलब वो इक्वल डिस्टेंस होगी ये और ये, है ना। मुझे पता नहीं है अभी वो कितना है, थोड़ी बहुत हमको कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। इसको हटाते हैं एक बार, है ना। अब ये देखते हैं कि पहले तो टाइम निकाल के रखते हैं कि इसको कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, इसको कितना लगेगा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में। मुझे पता नहीं टक्कर कहाँ होगी, मैं तो ऐसे चेक कर रहा हूँ कि क्या टक्कर उस इंस्टेंट पर हुई क्या, जहां पर दोनों अपनी अपनी मैक्सिमम हाइट पर चेक कर रहे हैं ऐसे। तो पी वाला जो है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट लिखते हैं एक बार, 2u साइन थीटा अपॉन जी। क्वेश्चन में जी दे रखा है 9.8, 9.8। तो ये हटेगा, एक जीरो आएगा, इससे ये दो बार कट जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टाइम कितना आया 5√2 सेकेंड। ये टोटल टाइम था, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैक्सिमम हाइट तक जो टाइम होगा वो इसका आधा हो जाएगा, मीन्स 5/√2 सेकेंड। ये तो मैंने अभी सिर्फ ऐसे ही कैलकुलेट करके रख लिया, हो सकता है इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं हो कि
कोई भी पार्टिकल जो इन दोनों में से अपनी मैक्सिमम हाइट पर इतनी देर के बाद पहुंचता है। अब एक चीज पता करते हैं, ये मैंने अभी भी बात की थी कि जो टक्कर होगी वो बिल्कुल सिमेट्रिकल पॉइंट पर होगी। इसका मतलब दोनों का ही डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वल इक्वल होगा। ये टोटल 245 था, तो ये डिस्प्लेसमेंट 245/2 मीटर होगा। ये पता करते हैं कि P को यहां से लेकर, अलग कलर से दिखाऊं, यहां से लेकर यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, मान लो टी डैश टाइम। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना मीटर अपॉन इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कुछ गलती तो नहीं, सॉरी ये √2 नहीं था, इसको सही कर दें। ये जो था 245/2 मीटर था, है ना। तो ये कैंसिल आउट भी नहीं होगा फिर। आप इसको सॉल्व करके देखें एक बार, ये टी डैश कितना आ रहा है देखें एक बार, 245/2 इंटू √2/49। इससे नीचे √2 आ जाएगा और ये साफ दिख रहा है 5 बार कट जाएगा। टी डैश की वैल्यू भी आ गई 5/√2। ये तो वही टाइम आ गया जो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम था। इसका मतलब सवाल जो है वो लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि मुझे पता चल गया कि टक्कर उस इंस्टेंट पर हुई है। डायग्राम बना लेते हैं अलग से एक छोटा सा, जब दोनों ही पार्टिकल्स अपनी अपनी मैक्सिमम हाइट पर थे। ये ऐसे जा रहा है उड़ते हुए और ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा पी वाला पार्टिकल, और क्यू वाला जो है ना वो भी अपनी मैक्सिमम हाइट पर था। क्यू भी आ चुका है, पी की वेलोसिटी इधर थी, नेट वेलोसिटी, क्यू की वेलोसिटी इधर थी और दोनों की टक्कर होती है। अब देखो सवाल में लिखा हुआ है कि P अपने पाथ को रिट्रेस करता है। पहले मैं कुछ वैल्यूज बता दूं। P की वेलोसिटी जो होगी इस मोमेंट पर वो सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। इसका मतलब P की वेलोसिटी होगी 49/√2 और Q की वेलोसिटी भी है 49/√2। P का मास है m, Q का मास है 2m। अगर P अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है, इसका मतलब जस्ट आफ्टर कोलिजन P का वेलोसिटी वेक्टर जो है वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेगा। तो टक्कर के बाद P की वेलोसिटी इधर हो जाएगी, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए तभी वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। क्यू की वेलोसिटी मुझे अभी नहीं पता, मैं मान लेता हूँ वी डैश हो जाती है ना, वी डैश वेक्टर बोल देते हैं। पी और क्यू के सिस्टम पर इस टक्कर के शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ। तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम देखिए मैं डायग्राम में, राइट साइड को आई कैप मान रहा हूँ, मैं ऊपर की तरफ जे कैप मान रहा हूँ ना। इस डायग्राम पे नजर रखना, ये वाला इनिशियल मोमेंटम है पी का, तो m इंटू 49/√2 आई कैप, दूसरे वाले का माइनस साइन के साथ उसका मास इंटू 14/√2, है ना, इक्वल्स टू टक्कर के बाद P का मोमेंटम है माइनस के साथ मास इंटू 49/√2 आई कैप, और Q का मास, सॉरी मास 2m था, वेलोसिटी v डैश वेक्टर मान लेते हैं। यहाँ से सॉल्व करके देखें एक बार, तो इससे ये, सॉरी आई कैप था ना, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से v डैश वेक्टर 0 आ जाएगा। इसका मतलब मुझे पता चल गया जस्ट बाद, टक्कर के ठीक बाद Q की वेलोसिटी 0 हो गई थी। Q की वेलोसिटी 0 हो गई थी तो Q जो है, अलग से यहीं पर जगह बना लेते हैं एक डायग्राम, और ये हाईएस्ट पॉइंट पर Q पहुंचा था बेचारा, Q ऐसे गया था इस तरह से। हाईएस्ट पॉइंट पर जैसी टक्कर हुई एकदम से Q की वेलोसिटी 0 हो गई, तो यहाँ से Q अब टपक जाएगा नीचे, फ्री फॉल करता हुआ सीधा नीचे आएगा। तो एक आंसर आ गया कि Q जो है वो कहाँ गिरेगा, इस जगह पर, मतलब जहां से P को और Q को थ्रो किया गया था ना, उसका जो मिड पॉइंट था, यहाँ से 245/2 मीटर दूर गिरेगा। कितना टाइम लगेगा Q को यहाँ से यहाँ तक आने में, तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं देखूं, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हाइट के बराबर है, तो हम कह सकते हैं जितना टाइम Q को यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगा था, और मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई थी, उसी तरह से Q को वापस आने में उतना ही टाइम लगने वाला है, तो टाइम लगेगा 5/√2, 5/√2 सेकेंड। ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप आराम से Q के लिए यहां से लेकर यहां तक के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन लिखें और टाइम पता कर लें। एच आपके पास है ही से, प्रोजेक्टाइल के आप बेसिक फॉर्मूले जानते हैं। ठीक है भाई, तो कोई बहुत अच्छा सवाल तो नहीं था, लेकिन हाँ ठीक ठाक सवाल था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। A thin fixed ring of radius 1 meter has a positive charge इतना 1 into 10⁻⁵ uniformly distributed over it। ठीक है भाई। A particle of mass 0.9 gram and having a negative charge of 1 into 10⁻⁶ coulomb is placed on the axis at a distance of 1 centimeter। एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये वो रिंग है, ये उस रिंग की एक्सिस है। मैं वेरिएबल में लिख रहा हूँ, रिंग पर पॉजिटिव चार्ज है मान लो +q, है ना, और रिंग जो है वो फिक्स्ड है, मूव नहीं कर सकती है। रिंग की एक्सिस पर हमने एक चार्ज रखा जो कि नेगेटिव चार्ज है मान लो -q, उसका मास है m, और उसको हमने सेंटर से, ये जो डिस्टेंस है
सपोज x डिस्टेंस थी, यहां से हमने इसको रिलीज कर दिया। शो दैट द मोशन ऑफ द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज अप्रोक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक, और उसका टाइम पीरियड निकालना है। आपको इतना सा पता होना चाहिए पहले तो कि किसी भी रिंग के, चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। जितना मुझे याद आ रहा है, मैं भी भूल गया हूँ फॉर्मूले अभी, है ना, पर मान लेते हैं ये होता है। ठीक है भाई, है ना। अब इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से अब वैल्यूज को आप ढंग से देखें, रिंग की रेडियस 1 मीटर है और जिस डिस्टेंस से हमने रिलीज करा है वो 1 मीटर के कंपैरिजन में ये वैल्यू बहुत कम है। ये जो एक्स मैं बोल रहा हूँ ना, ये 1 सेंटीमीटर है, जो रेडियस है वो 1 मीटर है। मैं कह सकता हूँ ये एक्स बहुत बहुत कम है रेडियस से। अगर मैं अप्रोक्सीमेशन इसमें लगा दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, तो आप देखें के क्यू एक्स अपॉन, ये जो नीचे लिखा हुआ है इसमें x बहुत छोटा है r के कंपैरिजन में, तो x का स्क्वायर तो बहुत ही भयानक रूप से छोटा हो जाएगा r स्क्वायर से। तो मैं इस एक्स स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान लूँ आर स्क्वायर के कंपैरिजन में, तो नीचे आर क्यूब आएगा अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अंडर दिस अप्रोक्सीमेशन मेरे पास आ चुका है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को रिलीज करता हूँ, तो रिंग पर पॉजिटिव चार्ज, पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज, उस पर फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का लगेगा, ऐसे एफ। अब एसएचएम की कंडीशन अगर याद हो, एसएचएम में लगने वाला फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगता था, ये मीन पोजीशन होगी, क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल यहाँ से पास होगा यहाँ से, तो उस पर फोर्स जीरो हो जाएगा क्योंकि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। हाँ, तो एसएचएम में लगने वाला फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगता है, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है एसएचएम की। और वो जो फोर्स होता था एसएचएम में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के। यहाँ चेक कर लेते हैं ना, इस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा होगा क्यू ई फॉर्मूले से आप देखें, तो पार्टिकल पे चार्ज क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोक्सीमेशन के साथ इतना आया। ये फोर्स आप देख सकते हैं एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि ये पार्टिकल क्या करेगा, एसएचएम। और टाइम पीरियड तक पहुंचना है, तो इस फोर्स एसएचएम में फोर्स जो होता है वो के एक्स होता है। के जो होता था वो होता है फोर्स कांस्टेंट ऑफ एसएचएम। और आपको पता होना चाहिए कि इस फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर होती है। तो अब आप देखें, फोर्स की इक्वेशन आ चुकी है, इसको आप कंपेयर करें के एक्स से, तो आपके पास फोर्स कांस्टेंट ऑफ एसएचएम आ जाएगा के क्यू क्यू बाय आर क्यू। और ये किसके बराबर होता है, एम ओमेगा स्क्वायर। आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से सारी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है, आप पुट करके ओमेगा निकाल सकते हैं, देन टाइम पीरियड तक पहुंच सकते हैं 2 पाई बाय ओमेगा फॉर्मूले से। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 आइडेंटिकल क्लोज्ड कॉइल्स, डायग्राम बना हुआ है, ए बी एंड सी आर प्लेस्ड विद देयर प्लेन्स पैरेलल टू वन अनदर। डायग्राम में दिख रहा है कि तीनों के प्लेन जो है वो पैरेलल हैं। कॉइल्स ए एंड सी कैरी इक्वल करंट एज शोन इन द फिगर। ए और सी में सेम करंट फ्लो हो रहा है, अगर इसके अंदर मैं आई करंट बोल रहा हूँ तो सी में भी आई करंट फ्लो हो रहा है ना। आगे देखें, कॉइल्स बी एंड सी आर फिक्स्ड इन पोजीशन। कॉइल बी भी जो है वो फिक्स्ड है, मूव नहीं कर सकती। कॉइल सी जो है वो भी फिक्स्ड है। आगे देखें, एंड कॉइल ए इज मूव टुवर्ड्स बी, किसी बंदे ने ए वाली कॉइल को पकड़ा और बी की तरफ लेकर जा रहा है विद यूनिफॉर्म मोशन, किसी कांस्टेंट स्पीड v से। क्या पूछा है भाई, इज देयर एनी इंड्यूस्ड करंट इन बी, क्या ऐसा करने से बी में कोई इंड्यूस करंट आएगा। अगर नहीं आएगा तो भी कारण बताना है, और अगर आएगा तो उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमको दिखानी है डायग्राम में। देखो भाई प्रोसेस क्या हो रहा है, ये बी है, ये ए वाली रिंग है, ये सी वाली रिंग है। सी में करंट ऐसे फ्लो करा रहे हैं हम आई, बी में करंट का, इंड्यूस करंट का मुझे अभी आइडिया नहीं है, हम ए में करंट ऐसे फ्लो करवा रहे हैं। अगर मैं देखो तीनों की एक्सिस जो है ना वो सेम है, अगर मैं इस ए वाली रिंग को इधर लेकर आता हूँ, पहली बात तो इस ए वाली रिंग में करंट का जो फ्लो हो रहा है ना, डायग्राम दिख रहा होगा, मैं आपके सामने मौजूद नहीं हूं इसलिए बता नहीं सकता इस चीज को, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस ए वाली रिंग के कारण, वो एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का होगा, इस तरह का पूरे स्पेस में, इस तरह का, इस तरह का, है ना। अब इस ए में करंट फ्लो के कारण जो मैग्नेटिक लाइंस है आप देख सकते हैं बी के अंदर से वो मैग्नेटिक लाइंस ऐसे पास होती हुई जा रही है ना। अब अगर मैं ए को बी की तरफ लेकर आता हूं, तो हम समझ सकते हैं ए को बी के पास लेकर आऊंगा तो बी जहां रखा हुआ है वहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बढ़ेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर, अलग से डायग्राम दिखा रहा हूं बी का, बी के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है अगर ये बढ़ेगा,
तो हम जानते हैं कि फैराडे लॉ के हिसाब से एक इंड्यूस करंट आएगा जो कि इसका अपोज करेगा। अगर मैं ए को बी के पास लाकर बी के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड ये वाला है इसको अगर बढ़ा रहा हूं एक तरह से, तो जो इंड्यूस करंट आएगा वो इसका अपोज करेगा। तो इंड्यूस करंट क्या कोशिश करेगा कि करंट इस तरह से फ्लो हो, इंड्यूस करंट जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ जनरेट हो, जो कि हमारे इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने का अपोज कर रहा होगा। तो इसका जवाब है कि हाँ, बी के अंदर इंड्यूस करंट आएगा और उसकी डायरेक्शन जो होगी वो ए और सी में जो दिखा रखा है उसके ठीक अपोजिट होगी, इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मैग्नेटिक फील्ड पर बेस्ड क्वेश्चन। ए पार्टिकल ऑफ मास m, पार्टिकल का मास गिवन है हमको, है ना, दिया हुआ है। पार्टिकल का चार्ज गिवन है, ये भी दिया हुआ है। ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी भी गिवन है इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। डायग्राम बना लेते हैं, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, और ये बाहर की तरफ पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। तो जिस पार्टिकल की बात चल रही है ना भाई, वो पार्टिकल ऐसे t बराबर 0 पर ओरिजिन पर था और उसकी वेलोसिटी इधर की तरफ थी, v वेलोसिटी। आगे पढ़ते हैं, देखो। enters a region in which a uniform electric field E and uniform magnetic field of induction B are present। इस पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है यूनिफॉर्म फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है। EX भी जीरो है, EY भी जीरो है, सिर्फ EZ है। मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ Z डायरेक्शन में है। कितना है लिखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड बी एक्स भी जीरो, बी जेड भी जीरो, है ना, बी वाई सिर्फ वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। कुछ ना कुछ है दिया हुआ है उसकी वैल्यू। आगे देखते हैं। पार्टिकल एंटर्स दिस रीजन एट द ओरिजिन एट टी बराबर जीरो, जैसे डायग्राम में आपको दिखाया मैंने, टी बराबर जीरो पर वो एंटर होता है ओरिजिन से। डिटरमाइन द लोकेशन, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स बताने किसी टाइम पर टी बराबर 5 इंटू 10⁻⁻6 सेकंड पर उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। फिर आगे कुछ और लिखा हो उसको बाद में देखेंगे। पहले तो एक काम करते हैं, जैसे ही इस फील्ड में एंटर होगा इस पे मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा क्यू वी क्रॉस बी फॉर्मूले से, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा क्यू ई फॉर्मूले से, है ना। पहले दोनों तरह के फोर्स की डायरेक्शन देखते हैं। इस पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इधर फोर्स लगेगा कितने मैग्नीट्यूड का, क्यू ई, है ना। इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस फॉर्मूले से क्यू वी क्रॉस बी। पहले फोर्स की डायरेक्शन देखते हैं वी क्रॉस बी से। तो वी क्रॉस बी करने पर किधर की तरफ आ रहा है, V है राइट साइड में, B है ऊपर की तरफ। चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव था क्या, पॉजिटिव। V क्रॉस B, V राइट साइड में, B ऊपर की तरफ। कुछ लफड़ा हो रहा है इसके अंदर। ये वापस वही है कि इन्होंने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये वैल्यूज ढंग से नहीं दी। मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा अच्छा एक सेकंड, मेरी गलती है, इनकी गलती नहीं है। ई जेड जो लिखा है वो लिखा है माइनस के साथ, है ना, बिल्कुल मेरी मिस्टेक है, मैं सही कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव जेड की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ये उड़ा देते हैं अपन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा ये लगेगा Q इंटू ई उधर की तरफ, Q इंटू ई, है ना, नेगेटिव जेड की तरफ। और V क्रॉस B जो आ रहा है वो आ रहा है पॉजिटिव जेड की तरफ। ये है Q V B साइन थीटा, इसको ओपन कर रहा हूं। और Q V B साइन थीटा का थीटा V और B के बीच का एंगल होगा। आप देखो V और B के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो ये जो QE फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो लग रहा है नेगेटिव जेड की तरफ, उधर की तरफ। मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है पॉजिटिव जेड की तरफ। एक बार इन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड निकाल के देख लेते हैं। Q इंटू ई देखते हैं। Q कितना था भाई, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू ई का मैग्नीट्यूड है 102.4, 102.4 किलो वोल्ट पर मीटर, ऐसा लिखा है। तो किलो वोल्ट को ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं। एक बार क्यू वी भी लिख के देखते हैं। Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। V स्पीड दे रखी है क्वेश्चन में, कहीं तो होगी, वो देखो ऊपर लिखा 1.28 इंटू 10⁻6, 1.28 इंटू 10⁻6। B मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका y कॉम्पोनेंट 8 इंटू 10⁻², 8 इंटू 10⁻²। बस ये चेक करते हैं कि क्या है दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम आ रही है क्या। ये यहाँ भी लिखा हुआ है, ये तो इक्वल हो गया। यहाँ 102 लिखा हुआ है, 10⁻³ है। पहले मैं इसमें नीचे 10⁻³ बना लेता हूँ। तो 10⁻², 10⁻6, तो 10⁻4 आएगा। उसमें से एक जीरो इसके साथ लिख देता हूँ, 12.8, और 10⁻³ बचा। अब 12.8 इंटू 8 की वैल्यू अलग से निकाल के देख लो। इंटू 8, 8 इंटू 8 64, 6 8 दूनी 16, 16 और 6 22 और 2
और कितना आ जाएगा 8 2 10 और 0.102.4। इससे पता चल गया कि दोनों फोर्स सेम सेम मैग्नीट्यूड के थे। दोनों फोर्स अगर सेम मैग्नीट्यूड के होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में तो नेट फोर्स जीरो हो गया, सवाल ही खत्म हो गया। नेट फोर्स जीरो हो गया इसका मतलब एक्सेलेरेशन जीरो हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो ये पार्टिकल शुरू में जब तक ये कहानी चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ता जाएगा और t बराबर 5 पर मान लो यहाँ पहुंच गया था। फर्स्ट पार्ट क्या था, टी सॉरी 5 नहीं, टी बराबर 5 इंटू टेंस टू पावर -6 सेकेंड। इस टाइम पर उसका कोऑर्डिनेट जो है तो ये क्लियर है कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा, जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वीटी से लिख सकते हैं। अब आगे अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। 1.28 इंटू टेंस टू पावर 6, ये तो वी है ना, टेंस टू पावर 6, और टाइम है 5 इंटू टेंस टू पावर -6। ये उड़ा देना, आपके पास आंसर आ जाएगा जितना भी आएगा मीटर में। ठीक है भाई, सेकंड पार्ट देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ एट दिस इंस्टेंट, इस वाले मोमेंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद कर दिया, ठीक है। विद द मैग्नेटिक फील्ड इज स्टिल प्रेजेंट, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी है। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट सम गिवन टाइम, किसी गिवन टाइम पर हमसे पूछा गया पार्टिकल की पोजीशन बताओ। तो इसको अलग से देख लेते हैं, अब आगे की कहानी, इसको इरेज कर देता हूं, है ना, और आगे की बात जो है मैं अलग से समझा देता हूँ। देखो कहां तक बात हो चुकी थी, ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस है, ये बाहर की तरफ जेड एक्सिस है। अब तब की बात है जब पार्टिकल का कोऑर्डिनेट एक्स नॉट मेरे पास आ चुका है जो पिछले पार्ट का आंसर था। इसके पास ये वेलोसिटी जिसकी वैल्यू गिवन है ये मेरे पास है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ कर दिया लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी है, मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में था। मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी और वो वेलोसिटी उस बी के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इसका पाथ अब आगे कैसा होगा, सर्कुलर पाथ। उस सर्कुलर पाथ का सेंटर देखते हैं, वी क्रॉस बी से अगर हम देखें तो फोर्स की डायरेक्शन आ रही है पॉजिटिव जेड की तरफ, तो इसके सर्कुलर ट्रैक का सेंटर इस एक्स जेड प्लेन में यहाँ कहीं मान लेते हैं। इस सेंटर के अबाउट ये पार्टिकल जो है ऐसे सर्कुलर ट्रैक पर घूमेगा इस एक्स जेड प्लेन में। अब जो भी टाइम दे रखा है उतने टाइम में ये पता कर लेता हूँ कि कितने एंगल से रोटेट हुआ। कैसे पता करेंगे, सर्कुलर ट्रैक पर आपको कुछ बेसिक अगर फॉर्मूले याद है तो अच्छी बात है, नहीं भी याद है तो और सिंपल तरीके से बताऊं। स्पीड आपको दे रखी है 1.28 इंटू टेंस टू पावर 6, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। ये आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डायग्राम वाइज अगर देखें तो मान लो पार्टिकल यहाँ से उस टाइम के अंदर इतनी लेंथ ट्रेवल करके यहाँ पहुंचा, ये लेंथ मैं निकाल चुका हूँ। इस लेंथ के करस्पॉन्डिंग जो एंगल बन रहा होगा थीटा वो पता करना है मान लो मुझे। तो मैं क्या करूंगा, ये जो आर्क की लेंथ आ गई इसको डिवाइड कर दूंगा इस सर्कल की रेडियस से, रेडियस अलग से निकाल लेंगे, ये मेरे पास थीटा आ जाएगा। रेडियस कैसे निकालें, उसके लिए आपके पास फॉर्मूले हैं एम वी बाई क्यू बी, सारी वैल्यूज पुट करके आप रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस आते ही आपके पास थीटा आ जाएगा और जैसे ही आपके पास थीटा आएगा पार्टिकल यहाँ पहुंच चुका है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ये एक्स जेड प्लेन में है तो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो हो गया। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे देखें, इसी डायग्राम में आप देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये सर्कल की रेडियस आर है, ये एंगल थीटा आ चुका, तो ये लेंथ आएगी मेरे पास आर कॉस थीटा, और जो ये वाली लेंथ आएगी ये आएगी आर साइन थीटा। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स नॉट तो पहले से था यहाँ पर, और उसमें आर साइन थीटा और ऐड कर दूंगा, और इस पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ से, पार्टिकल का जेड कोऑर्डिनेट यहाँ आ चुका है ना, ये जेड कोऑर्डिनेट होगा ये वाला, तो वो हो जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा। मैंने सारी वैल्यूज लिखी हुई है, आप वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आंसर निकाल के देख सकते हैं, लास्ट में आंसर लिखे हुए वहां से अपना आंसर मैच करा सकते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन उन दिनों में टफ आती थी क्योंकि क्वेश्चन का लेवल टफ नहीं है, कैलकुलेशन टफ बनाकर क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी बनाया जाता था उन दिनों में, ऐसा मैंने ऑब्जर्व करा है ना, मैं तो था नहीं उस टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 21, टू रजिस्टर्स 400 एंड 800, हमारे पास दो रजिस्टर हैं, बना लेते हैं भाई, एक 400 ओम का, एक 800 ओम का, आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये लो भाई सीरीज में लगा देते हैं, विद ए 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी से लगा दिया। इट इज डिजायर्ड टू मेजर द करंट इन द सर्किट, हम क्या करना चाहते हैं, सर्किट में फ्लो होने वाला करंट मेजर करना चाह रहे हैं। इसके लिए हमने क्या करा, एक अमीटर मार्केट से लेकर आए जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम था, उसको हमने लगा दिया। हम जानते हैं करंट मेजरमेंट के लिए हमेशा अमीटर को सीरीज में लगाया जाता है, ये मान लो मैंने अमीटर लगा दिया 10 ओम वाला, है ना। और हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं, लिखा हुआ है ना, वोल्ट मीटर ऑफ 1000 ओम रेजिस्टेंस इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 400 ओम रजिस्टर। तो वोल्ट मीटर को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए
कहाँ लगाया जाता है? पैरेलल में। 1000 ओम का ये वोल्ट मीटर है। ये पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द रीडिंग इन द वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है। तो नॉर्मल सर्किट का सवाल है। पहले क्या करेंगे अपन, इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालकर सेल से निकलने वाला करंट पता कर लेंगे, है ना। तो देखो 400 और 1000 पैरेलल में हो गए, उनका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। 400 इंटू 1000 अपॉन 400 प्लस 1000 कितना आ जाएगा? ये 4 1 2 3 4 5 अपॉन 1400, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4000 बटा 14 तो 2000। थोड़ी कैलकुलेशन गंदी हो सकती है और फिर बोल रहा हूँ ये मेमोरी बेस्ड हो सकता है, जिनसे जिस सोर्स के थ्रू पता चला हो कुछ वैल्यूज का फर्क रहा हो। खैर अपन तो इस वैल्यू के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। ये आगे 2000 डिवाइड बाय 7 इतने पोर्शन का इक्विवेलेंट। इसमें 800 और ये 10 सीरीज में ऐड हो जाएंगे तो ऐड कर दूंगा 810, है ना। इसको ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर ले और 810 इंटू 7 अलग से कर लेते हैं। 0 7 5670 बाय 7 ये हो गया 5670। इसमें 2000 ऐड कर लेते हैं तो 0 7 6 और 7 7670 बाय 7 ओम। ये पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस आया। तो सेल से निकलने वाला करंट ऐसे लिख दूं, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ये हो गया 42 अपॉन 7670 एम्पियर। बहुत ही गंदी कैलकुलेशन है ये तो, कोई बात नहीं, है ना। बाकी रेस कर देते हैं, जगह बना लेते हैं थोड़ी सी, ये जो है बाकी उड़ा देते हैं। ठीक है। अब सेल से निकलने वाला जो करंट है, डायग्राम में देखें, ये करंट सेल से निकला, आई करंट, ये आगे बढ़ा आगे बढ़ा। वोल्टमीटर की रीडिंग जो भी होगी उसका मतलब है यहां से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लिख दूं, करंट इनटू 400 और 1000 का जो इक्विवेलेंट आ रहा था, भूल गया मैं तो कितना आ रहा था, 400 इंटू 1000 अपॉन 400 प्लस 1000। फिर से लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, ये अपना आंसर हो जाएगा। आई की वैल्यू है 42 अपॉन 7670 इंटू ये लिखा हुआ है 4 1 2 3 4 5 जीरो अपॉन 1400। 2 जीरो से 2 जीरो गए। अब इसको आप कैलकुलेट करते रहना यार, है ना। इतना वोल्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल हो रहा है कि 14 इंटू 3, ये 3 बार कट गया तो 4000 इंटू 3 12000 अपॉन 7670, इससे ये उड़ा दो, इतना वोल्ट आंसर आएगा, है ना। अब जितना भी आ रहा है 1.2 1.3 लगभग जो भी आ रहा है आप निकाल के देख लें। आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ए स्टेडी करंट पासेस थ्रू ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर। हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर बना लेते हैं और इसमें से कुछ कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है। तो उन्होंने पूछा है, इज देयर एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। हाँ बिल्कुल सही बात है कि अगर ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, अगर बहुत बेसिक से सोचें तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर की तरफ मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, इसका मतलब हमने इस कंडक्टर के अंदर जो सेल या सोर्स की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया होगा वो इधर की तरफ लगाया होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही इंचार्ज कैरियर्स पर फोर्स लगा होगा इस तरह से Q इंटू ई टाइप का, और ये मूव करना स्टार्ट करते होंगे। तो जवाब होगा हाँ, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये सवाल क्यों पूछा गया है? क्योंकि जनरली कई बच्चे रट लेते हैं ना कि कंडक्टर के अंदर तो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं, जीरो होता है। तो उन बच्चों को पता होना चाहिए कि वो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन होता है, जब चार्जेस एट परमानेंट रेस्ट हो चुके होते हैं, जो कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ते हैं, कंडक्टर के अंदर, है ना। लेकिन जब करंट फ्लो कराते हैं हम किसी सेल को लगाकर, कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाकर करंट फ्लो कराते हैं, तो फिर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, कैलकुलेट द स्टेडी स्टेट करंट इन द 2 ओम रजिस्टर शोन इन द फिगर। हमको 2 ओम के अंदर जब स्टेडी स्टेट आ चुकी होगी कैपेसिटर की, तो कितना करंट है वो पता करना है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज नेग्लिजिबल और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 0.2 माइक्रोफैरेड। तो अगेन कंसेप्ट वाइज तो सिंपल है, कैलकुलेशन मुझे पता नहीं, देखनी पड़ेगी अभी, है ना। बेसिक कंसेप्ट क्या है, बेसिक फंडा ये है कि जब भी कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में आ जाता है तो कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट का फ्लो क्या हो जाता है, जीरो। तो इस बीच वाली ब्रांच में करंट का फ्लो बंद हो चुका होगा, लेकिन जो भी सेल से करंट निकल रहा होगा वो इस तरह से आगे बढ़ते हुए और ऐसे घूम कर आ रहा होगा। इसका मतलब उस टाइम पर सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ ये 2.8 वाला सीरीज में। तो 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3, 6/5 तो वो हो गया, प्लस 2.8, 6/5 कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 4 ओम टोटल रेजिस्टेंस है। तो सेल से निकलने वाला करंट आ गया 6 डिवाइड बाय 4, इसका मतलब 3/2, 1.5 एम्पियर का करंट निकल रहा होगा। ठीक है, ये अपन को पता चल गया
कि स्टडी स्टेट जब आई होगी तो सेल से निकलने वाला करंट है 3/2 एम्पियर, और वो सारा करंट जो है वो ऐसे जा रहा होगा, फिर यहाँ उस करंट का बंटवारा हो रहा होगा और वो करंट घूम कर आ रहा होगा। सवाल पूछा था इन्होंने कि कैलकुलेट द स्टडी स्टेट करंट इन 2 ओम। अब तो कुछ बचा ही नहीं है। ये 4 करंट कितना था, 3/2, सॉरी, ये 3/2 एम्पियर करंट जब यहाँ पहुंचेगा तो उसके पास दो रास्ते होंगे, उसका बंटवारा करना हमको आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। 2 ओम की तरफ जाने वाला करंट कैसे लिखेंगे, 2 के सामने जो रजिस्टर लिखा हुआ है, इनवर्स रेशियो में बंटवारा होता है ना, अपॉन 3 और 2 का समेशन 5 इंटू जो करंट आ रहा है जिसका बंटवारा करना है, ये है करंट पासिंग थ्रू 2 ओम रजिस्टर। तो कितना हो जाएगा, 9/10 मीन्स 0.9 एम्पियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। A string 25 centimeter long and having a mass of 2.5 ग्राम is under tension। एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ दे रखी है और हमने एक ब्लॉक लगा रखा है 2.5 ग्राम का। ए पाइप क्लोज्ड एट वन एंड इज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं ना। ए स्ट्रिंग, एक सेकेंड, इसको थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाते हैं। सोनोमीटर वायर एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा, कुछ उस तरह की सिचुएशन है। ये स्ट्रिंग वेव में ये सारी बातें बताई जाती है। ये ब्लॉक लगा रखा है m मास का, वेरिएबल में देख रहा हूं मैं। स्ट्रिंग जो है उसकी लंबाई है l, हैविंग ए मास ऑफ 2.5 ग्राम। सॉरी, ये स्ट्रिंग जो है ना, ये जो है ये स्ट्रिंग का मास है, मास ऑफ स्ट्रिंग। और एक कोई लोड लगा रखा है, कैपिटल M से डिनोट कर देते हैं उसका मास, जिससे कि हम रस्सी को टाइट रख रहे हैं, उसमें कुछ टेंशन जनरेट कर रखी है हमने। आगे क्या लिखा हुआ है, ए पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, किसी ऑर्गन पाइप की बात चल रही है। ये ऑर्गन पाइप जो कि एक एंड से बंद है, ठीक है, जिसकी लंबाई, जिसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर। मैं थोड़ी देर के लिए कैपिटल एल बोल देता हूँ। When the string is set vibrating in its first overtone, ये जो स्ट्रिंग है जिसके बारे में कुछ नहीं बता रखा, वैसे तो हम बाय डिफॉल्ट मानेंगे कि दोनों एंड से फिक्स की तरह बिहेव कर रही है। फर्स्ट ओवरटोन, जो स्ट्रिंग दोनों तरफ से फिक्स्ड होती है उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v/2l होती है। फर्स्ट ओवरटोन का मतलब हो जाएगा 2 टाइम्स v/2l। ये स्ट्रिंग के अंदर जो वाइब्रेशन हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है ना। और लिखा हुआ है एंड द एयर इन द पाइप इन इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर इस एयर में साउंड की स्पीड मान लो vs है, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एक तरफ से बंद है एक तरफ से ओपन है, कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v/4l होती है। तो ये फंडामेंटल में ही वाइब्रेशन हो रहे हैं, तो v/4l ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। ये लिखा हुआ है कि दोनों को एक साथ बजाया, दोनों में एक साथ वेव जनरेट करी, स्टैंडिंग वेव, तो 8 बीट्स पर सेकंड सुनाई देती है। इसका मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, मान लो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको F1 बोल देता हूँ, स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, और ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी को F2 बोल देता हूँ। ये बता रखा है कि F1 और F2 का डिफरेंस मॉड के साथ बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, F1 माइनस F2। जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस करेंगे। अभी मुझे नहीं पता कि F1 F2 में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है भाई। इट इज ऑब्जर्व दैट डिक्रीजिंग द टेंशन इन द स्ट्रिंग, अगर हम रस्सी में टेंशन को कम करते हैं, ठीक है, ऐसा करने से बीट फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। देखो, रस्सी में टेंशन कम करेंगे तो ये जो F1 के फॉर्मूले में V दिख रहा है ना, वो है वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन द स्ट्रिंग, वेलोसिटी ऑफ वेव जिसका फॉर्मूला होता है √T/μ। टेंशन को कम करूंगा तो वेव की स्पीड रस्सी पे कम हो जाएगी, ये V की वैल्यू कम हो जाएगी तो F1 कम हो जाएगा। F1 के कम होने से बीट फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। अब सोच के देखो, एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये F2 जो है ना, मैं मान रहा हूँ ऐसे समझाने के लिए, F2 मान लो बड़ा था F1 से, है ना, और इनका डिफरेंस कितना आ रहा था, 8। फॉर एग्जाम्पल F2 18 हर्ट्ज था, F1 10 हर्ट्ज था, तो इनका डिफरेंस आ रहा है 8। अब मैंने रस्सी की टेंशन को कम करके अभी भी समझा F1 को और डिक्रीज कर दिया, F1 को कम कर दूंगा तो इनका जो डिफरेंस आएगा अब नई बीट फ्रीक्वेंसी वो तो 8 से भी ज्यादा आ जाएगी, जबकि लिखा हुआ है कि बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई। इसका मतलब इसका उल्टा रिजल्ट रहा होगा, मतलब F2 जो है ना वो छोटा रहा होगा F1 से। ये अपन को पता चल गया है कि F2 F2 इज लेस देन F1। तो जो बीट फ्रीक्वेंसी 8 लिखी थी मैंने शुरू में, वो लिखूंगा मैं बड़ी फ्रीक्वेंसी, F1 बड़ा था, माइनस छोटी फ्रीक्वेंसी ये 8 हर्ट्ज आ रहा था। अब देखें क्या पूछा है, इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 320 मीटर पर सेकंड फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब तो कुछ करना ही नहीं, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है इसके अंदर सीधे सीधे। तो कुछ रेस कर देते हैं, थोड़ा सा ये रेस कर देते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ। F1 ऊपर देखो लिखा हुआ है, ये रहा F1, 2v/2l मतलब v/l माइनस F2 F2 है, ये लिखा हुआ है साउंड की स्पीड बाय 4 टाइम्स रस्सी की लंबाई, और ये 8 के बराबर कर दो। ये जो v है, ये वाला v, ये है रस्सी पर जो वेव चल रही है उसकी स्पीड, जिसका फॉर्मूला है √T/μ।
म्यू होता है रस्सी का मास, मास ऑफ स्ट्रिंग डिवाइड बाय लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब सारी वैल्यू आप पुट करके सॉल्व करके देख लीजिएगा अपने आप, क्योंकि आप देखो रस्सी का मास गिवन है 2.5 ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना जरूर। रस्सी की लंबाई है 25 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट जरूर कर लेना। तो म्यू की वैल्यू आपके पास है, ये म्यू आपके पास है। रस्सी की लंबाई आपके पास है 25 सेंटीमीटर, मीटर में जरूर कन्वर्ट कर लेना, ध्यान रखना। ऑर्गन पाइप की लेंथ है 40 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेना। साउंड की सवाल में दे रखी है, शायद देखें लास्ट में, ये 320 मीटर पर सेकंड। तो इस पूरी इक्वेशन में एक ही अननोन, तो आप सॉल्व कर लेंगे, वहां से आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 25। स्क्रीन एस, डायग्राम में एक स्क्रीन दिखा रखी है, इज इल्यूमिनेटेड बाय 2 पॉइंट सोर्सेज। 2 पॉइंट सोर्सेज हमने रखे, एक तो रखा ए पर, एक रखा बी पर। अनदर सोर्स सी सेंड्स ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, सी से भी लाइट को भेजा जा रहा है ना। देखते हैं टुवर्ड्स पॉइंट पी, मतलब पॉइंट पी पर बी से भी लाइट आती है कुछ इंटेंसिटी की, ए से भी लाइट आती है, सी से भी आती है। आगे देखते हैं भाई क्या लिखा हुआ है। लाइन एपी इज द नॉर्मल टू द स्क्रीन, लाइन एपी जो है वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। एंड द लाइंस एपी, बीपी एंड सीपी आर इन वन प्लेन, ये तीनों एक ही प्लेन में है। ठीक है भाई, और क्या बता रखा है, एपी की लेंथ है 3 मीटर, ये है भाई 3 मीटर लंबी, जबकि सीपी और बीपी जो है वो 3/2 मीटर लेंथ के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रेडियंट पावर्स ऑफ सोर्सेज ए एंड बी आर, ए जो है वो जो पावर डेवलप करता है, जनरेट कर रहा है, उसकी पावर है 90 वॉट, और बी जो है उसकी पावर है 180 वॉट। द बीम फ्रॉम सी इज ऑफ इंटेंसिटी 20 वॉट पर मीटर स्क्वायर, सी से जो बीम पी पर पहुंचती है ऐसे इधर की तरफ, उसकी इंटेंसिटी गिवन है। कैलकुलेट द इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन। पहली बात तो मैं बता दूं, एक बार तो दिमाग में ऐसा आता है कि यार ये तो इंटरफेरेंस का सवाल है, पर अगर इंटरफेरेंस का सवाल होता तो वो कुछ वेवलेंथ जरूर देते, क्योंकि वेवलेंथ के बिना हम इनके बीच में पॉइंट पी पर जो वेव आ रही होंगी उनका पार्ट डिफरेंस जो भी आ रहा होगा वो कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि वो मैक्सिमा वाला है या मिनिमा वाला है या क्या है। तो वहां से हमको समझना चाहिए कि ये इंटरफेरेंस तो नहीं कराना चाह रहे हैं। ये सीधे सीधे क्वेश्चन जो उसका क्या थीम है बता दूं आपको मैं। जैसे मान लो कोई भी सरफेस है, कोई सरफेस है ना, इस पे लाइट आती है किसी एंगल पर, सपोज लाइट की इंटेंसिटी आई है और थीटा एंगल पर आती है। इंटेंसिटी कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाए कि इस सरफेस पर जो लाइट या फोटॉन्स आ रहे हैं जिनकी टक्कर इस सरफेस के साथ हो रही है, तो जो फोटॉन्स इस सरफेस से टकरा रहे होंगे उसके करस्पॉन्डिंग अगर मुझे इंटेंसिटी लिखनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस इंटेंसिटी आई को वेक्टर मानते हुए इसके दो कंपोनेंट कर लूंगा। एक वेक्टर हो जाएगा इसका, इसी डायग्राम में दिखाऊं इधर की तरफ, एक कंपोनेंट सॉरी है ना, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, ऐसे बना के देखूं तो ये थीटा था, तो ये वाला थीटा होगा, इधर आएगा आई कॉस थीटा, इधर आएगा आई साइन थीटा। तो इस सरफेस के इस पॉइंट पी पर अगर कोई पूछता है कि कितनी इंटेंसिटी की लाइट इस पॉइंट पी पर आती है, तो मेरा जवाब होगा आई कॉस थीटा। वैसे तो पॉइंट पी पर इंटेंसिटी का मतलब है आई, लेकिन वो जो कहना चाह रहे हैं इस सवाल में, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, वो कहना चाह रहे हैं इंटेंसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, है ना। एक तरह से वही इफेक्टिवली इस सरफेस पर जो फोटोन्स आएंगे वो फोर्स लगाएंगे, वो टक्कर मारेंगे इसको। तो इसको यूज में लेते हुए अब सिर्फ सीधे सीधे क्या करना है मुझे, आप देखें, ए से जो पॉइंट, जो लाइट पी पर पहुंचेगी, ए से आने वाली लाइट को देखें, उसकी इंटेंसिटी पॉइंट पी पर मान लो I1 है, और वो पी के सीधे सीधे परपेंडिकुलर है। तो ये एक तरह से ये वेक्टर तो इंटेंसिटी की कैलकुलेशन में पूरी तरह से काउंट होगा I1, जहां I1 जो है पॉइंट सोर्स के कारण किसी r डिस्टेंस पे इंटेंसिटी हम लिखते हैं सोर्स की पावर अपॉन 4πr²। ठीक है, ये I1 लिख दिया मैंने। बी से जो लाइट पी पर पहुंच रही होगी, अलग से डायग्राम बना के दिखाऊं, ये बी से लाइट आ रही है, ये पॉइंट पी है अपना, ये एंगल है 60 डिग्री। इसके करस्पॉन्डिंग पी पे जो इंटेंसिटी है सपोज I2 है, पर वो सरफेस के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आ रहा है वही उसी का कंट्रीब्यूशन माना जाएगा, वो है I2/2, जहां I2 अलग से लिख लेते हैं, वही पावर बाय 4πr²। सोर्स बी की पावर 180 वॉट अपॉन 4 पाई डिस्टेंस 3/2 का स्क्वायर। और सी से जो लाइट आ रही है, ये इसी डायग्राम में दिखा रहा हूं, उसकी इंटेंसिटी जो कि गिवन है, जिसको मैं I3 बोल रहा हूँ, ये इंटेंसिटी गिवन है, उसका भी इफेक्टिवली जो कंपोनेंट एक तरह से सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा वो आएगा I3/2। तो ओवरऑल उस P के परपेंडिकुलर, उस सरफेस के परपेंडिकुलर जो नेट इंटेंसिटी कहलाएगी वहां पर, जो वो पूछना चाह रहे हैं,
वो आएगा I1 तो पूरा, I2 का एक कंपोनेंट I2/2, I3 का एक कंपोनेंट I3/2। I1 भी आप देखें मैंने लिख दिया है, I2 भी मैंने लिखा हुआ है, और I3 तो क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज I3। वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा मेरा पर्सनली ये मानना है कि इंफॉर्मेशन की कमी थी और इनको बताना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या चाहते थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 26, ए सॉलिड स्फीयर of copper of radius capital R and a hollow sphere of same material। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। दो एक ही मटेरियल के बने हुए सेम रेडियस वाले स्फेयर हैं, लेकिन बस अंतर इतना सा है कि एक हॉलो है और एक जो है वो सॉलिड है। ये हॉलो वाला हो गया, ये सॉलिड हो गया। रेडियस इसकी भी कैपिटल आर, रेडियस इसकी भी कैपिटल आर, इसकी इनर रेडियस स्मॉल आर दे रखी। सेम मटेरियल कॉपर के बने हुए हैं, है ना। आगे देखते हैं, आर हीटेड टू द सेम टेम्परेचर। इनिशियली मैंने इसको इतना हीट करा जिससे कि दोनों का टेम्परेचर T0 और T0 था, है ना। फिर हमने इसको क्या कर दिया, अलाउड टू कूल इन द सेम एनवायरनमेंट। दोनों के सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम मानना है और दोनों को हमने इंडिपेंडेंटली ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। विच ऑफ देम स्टार्ट्स कूलिंग फास्टर, ये बताना है कि कौन जल्दी जल्दी ठंडा होगा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक क्वेश्चन है। आपको इतना सा आइडिया होना चाहिए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में जो आता है -dT/dt, ठंडे होने की रेट या टेम्परेचर के कम होने की रेट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। और ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तभी वैलिड होता है जब बॉडी और सराउंडिंग के टेम्परेचर का डिफरेंस काफी कम हो। ठीक है, तो यहाँ मान के चल रही है कि ऐसा है। आगे देखें, ये जो साइन हटता है ना इसमें प्रोपोर्शनलिटी वाला, तो ये कांस्टेंट c आता है और इक्वेशन जो है इस तरह से दिखाई देती है। बस अगर आपने इसका बेसिक डेरिवेशन कर रखा है, मैं बता दूंगा अभी अलग से, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि जो कांस्टेंट c है ना, इसमें बहुत सारे कांस्टेंट्स दिखाई देते हैं इसकी वैल्यू में, जिसमें नीचे आता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा, बाकी सारी चीज सेम रखते हुए मान रहा हूँ, उसके लिए कांस्टेंट उतना ही कम हो जाएगा। अब आप देखो, इन दोनों मटेरियल्स, सेम मटेरियल है, सरफेस एरिया दोनों का सेम है, सराउंडिंग दोनों की सेम है, लेकिन इसका मास जो सॉलिड है ज्यादा होगा। सॉलिड वाले का मास ज्यादा होगा तो उसके लिए कांस्टेंट कम होगा। ये कांस्टेंट कम होगा तो ये पूरी वैल्यू कम आएगी। सॉलिड की बात चल रही है, सॉलिड के लिए पूरी वैल्यू कम है। पूरी वैल्यू क्या है, ठंडे होने की रेट। मतलब ये सॉलिड वाला धीरे धीरे ठंडा होगा। तो इन्होंने पूछा विच ऑफ देम स्टार्ट्स कूलिंग फास्टर, तो आंसर आना चाहिए होलोस्फीयर। ठीक है। अब अगर किसी को ये नहीं पता कि ये कांस्टेंट क्या होता है, किस किस पे डिपेंड करता है, तो मैं बता देता हूँ अलग से ना, ये एक्स्ट्रा बात चल रही है अपने बीच की। मान लो कोई भी स्फीयर है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, नॉट स्फीयर, जनरल बात कर लेते हैं अपन तो, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, सरफेस एरिया a है, इमिसिविटी इसकी E है, सिग्मा तो सिग्मा होगा ही सही, है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ऐसे सारे डाटा गिवन है। किसी इंस्टेंट पर बॉडी का टेम्परेचर TB है, सराउंडिंग का टेम्परेचर TS है। हम बाय डिफॉल्ट ये मान के चल रहे हैं कि सराउंडिंग का टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है सराउंडिंग से, कम अमाउंट में डिफरेंस है या बहुत बड़ा डिफरेंस है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बस बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है। आप प्रैक्टिकली सोचें कि आपके पास एक कोई मेटल पीस है जिसका टेम्परेचर आपने कर दिया 50 डिग्री सेल्सियस, उसको आपने रूम में रख दिया, रूम का टेम्परेचर मान लो 30। तो हम प्रैक्टिकली क्या ऑब्जर्व करते हैं कि समय के साथ जब हम थोड़ी देर के बाद आके उस मेटल पीस को देखेंगे तो उसका टेम्परेचर कम हो चुका होगा। इसका मतलब वो ठंडा होता जा रहा है लगातार। अब मुझे ठंडे होने की रेट पता करनी है, तो मैं क्या करूंगा, पहले ये बॉडी जिस रेट से रेडिएशन इमिट कर रही होगी वो है सिग्मा E A T बॉडी की पावर 4। साथ साथ सराउंडिंग से जो रेडिएशन आ रही होगी उसका जो पार्ट जो ये बॉडी एब्जॉर्ब कर रही होगी वो है सिग्मा E A T सराउंडिंग की पावर 4। अगर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है तो ये वाली टर्म इससे ज्यादा होगी। तो मैं इनका डिफरेंस अगर लिखूंगा तो मेरे पास ये नेट हीट या एनर्जी कम होने की रेट आ जाएगी। इसको बोल सकता हूं मैं dQ/dt विद माइनस साइन, क्योंकि लगातार जो है एनर्जी ज्यादा रेडिएट कर रहा है, एब्जॉर्ब कम कर रहा है ये, तो लगातार इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, है ना। ऊपर थोड़ी जगह बना लेते हैं, ऊपर लिख लेंगे, है ना। ठीक है भाई, ये जो डी क्यू है इसको मैं लिख रहा हूं MS/dt, माइनस साइन तो आएगा ही सही, अपॉन dt इक्वल्स टू सिग्मा E A बॉडी के टेम्परेचर की पावर 4 माइनस सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4। इसको हटा देते हैं क्योंकि जगह की कमी है। माइनस dt/dt इक्वल्स टू सिग्मा E A अपॉन MS,
और ये जो लिखा है ना टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4, इसको ऐसे लिख दूं, टी स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर। इसी को ऐसे लिख दूं, सिग्मा ई ए अपॉन एम एस, इसको फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और साथ में ये तो लिखा हुआ था ही सही, है ना, ये आ गया रेट ऑफ कूलिंग। अब यहाँ पर वो कंडीशन लगाई जाती है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की बेसिक कंडीशन है, कि अगर बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर, ये जो डिफरेंस है ये बहुत बहुत कम है बॉडी के टेम्परेचर से भी, बहुत बहुत कम है सराउंडिंग के टेम्परेचर से भी। इसका मीनिंग क्या हो गया कि बॉडी और सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ही नजदीक वाली वैल्यू, बहुत ही आसपास वाली वैल्यूज हैं। तो मैं लगभग ये मान सकता हूँ इस कंडीशन के साथ कि टी और टी एस लगभग बराबर है, तो ये भी 2 TS बन जाएगा, ये 2 TS स्क्वायर बन जाएगा। तो रेट ऑफ कूलिंग आपके पास क्या आ जाएगी, 4 सिग्मा ई ए टी एस क्यूब अपॉन एम एस टाइम्स टी माइनस टी एस। ये वो हमारा कांस्टेंट सी है जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। आप देख सकते हैं इस कांस्टेंट में नीचे क्या आ रहा है, मास। इसमें और भी टर्म आ रही है, सरफेस एरिया जो कि दोनों स्फीयर्स का बराबर था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी, दोनों कॉपर के बने हुए हैं, सराउंडिंग दोनों को एक जैसे था, इमिसिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी दोनों कॉपर के बने हुए हैं, बाकी तो कांस्टेंट टर्म थी और, है ना। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 27, कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस, मतलब आइडियल गैस, इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ी खराब हो सकती है। एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू हम गैस को कंप्रेस करते हैं, हमको बताना है वर्क डन। ये क्लियर नहीं करा कि किसके द्वारा किया गया वर्क, जनरली कुछ नहीं बताते तो हम वर्क डन बाय गैस ही पता करते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस में गैस के द्वारा किया गया वर्क का फॉर्मूला पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है, ये भी नहीं बता रखा कि, नहीं बता रखा है, आगे देखते हैं, मैंने देखा नहीं, ये दे रखा है। अब क्या क्या बता रखा है, आप देखो, इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम अलग से लिख लेते हैं। इनिशियल प्रेशर है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इनिशियल वॉल्यूम है 6 लीटर, लीटर में लिखा हुआ है। फाइनल वॉल्यूम इन्होंने दे रखा है 2 लीटर। फाइनल प्रेशर मुझे अभी नहीं पता, मान लेता हूँ पी फाइनल है। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करने से पहले अलग से पहले पी फाइनल पता कर लेते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है, तो पी इनिशियल वी इनिशियल की पावर गामा, पी फाइनल वी फाइनल की पावर गामा। पी इनिशियल है 10⁵, वी इनिशियल है 6 लीटर की पावर गामा। अब देखो, जो गैस है उसके लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी की वैल्यू है 3R/2। सीवी का फॉर्मूला होता है बच्चों FR/2, जो कि दिया हुआ है 3R/2। यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम पता चल गई कितनी है, 3। गामा जो होता है ना वो होता है 1+2/f, एफ की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, मोनोटॉमिक गैस की बात चल रही, तो गामा 5/3 आ जाएगा। आते हैं वापस यहाँ पर, गामा है 5/3। फाइनल प्रेशर पता नहीं है, फाइनल वॉल्यूम 2 लीटर की पावर 5/3। यहाँ से पी फाइनल कितना आ जाएगा बच्चों, 10⁵ इंटू 3⁵5/3। क्वेश्चन में 3 की पावर 5/3 की वैल्यू जो है वो गिवन तो नहीं थी, पर उस टाइम पर मुझे लगता है कैलकुलेटर अलाउ होते होंगे, मैंने लिख रखी है अलग से 6.194। यहाँ से आपके पास 6.194 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फाइनल प्रेशर आ गया। अब तो सीधे सीधे वर्क डन बाय गैस के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। पी फाइनल इतना है इंटू वी फाइनल, 2 लीटर कन्वर्ट कर लें उसको मीटर क्यूब में, ये पी फाइनल वी फाइनल, माइनस पी इनिशियल 10⁵, वी इनिशियल 6 लीटर अपॉन 1 माइनस गामा। आप इसको सॉल्व कर लेना, जूल में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े। यूरेनियम न्यूक्लियस, यूरेनियम न्यूक्लियस की बात चल रही, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना, जिसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर गिवन है। इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल इमिट करता है, अल्फा पार्टिकल बोले तो हीलियम का न्यूक्लियस, और मान लो एक्स बना साथ में, है ना। एक सेकेंड, इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल एंड द रिजल्टिंग न्यूक्लियस इमिट्स, ठीक है, इसके आगे की कहानी। ये जो न्यूक्लियस बना ये भी अनस्टेबल रहा होगा और इसने बीटा पार्टिकल इमिट करा, मतलब -1 E0, मान लो साथ में y बना, जगह कम है ऐसे लिख देते हैं। ये पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ द फाइनल न्यूक्लियस। कुल मिलाकर न्यूक्लियर फिजिक्स का चार्ज कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन पर बेस्ड बहुत सिंपल क्वेश्चन। पहले इस वाले प्रोसेस के लिए देखते हैं। एटॉमिक जो नंबर है 92, यहाँ 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 90 आएगा। यहाँ 238 एटॉमिक मास नंबर, यहाँ 4 है तो यहाँ 234 आएगा। अब इसको देखें अलग से,
इसको अलग से दिखाऊं, X90 234 डिसइंटीग्रेट होता है किसमें, कोई Y बनता है और एक बीटा पार्टिकल निकलता है। बीटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन निकलता है। यहाँ 90 है, यहाँ टोटल 90 होना चाहिए, यहाँ -1 लिखा है इलेक्ट्रॉन के बेस में, तो यहाँ पर 91 हो जाएगा। ये 234 है तो यहाँ 234 एटॉमिक मास नंबर होना चाहिए, तो 234 हो जाएगा। सही बात है। तो आंसर आ जाएगा, जो फाइनल प्रोडक्ट हमको मिला उसका एटॉमिक नंबर है 91, एटॉमिक मास नंबर है 234। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन ए न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर 11 एंड मास नंबर 24। कोई न्यूक्लियस है ना, एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, उसका एटॉमिक नंबर है 11, एटॉमिक मास नंबर है 24। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये देखो क्लियर है। इन ए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो आ गई 0। ये जो है जिसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, ये एक तरह से न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को डिनोट करता है। तो प्रोटॉन्स की संख्या आ गई 11। और ये जो होता है ना, आपको पता होगा, ये होता है सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स का नंबर 11 था, यहाँ 11 रख दो, तो जो न्यूट्रॉन्स हैं उनका नंबर आ जाएगा 24 में से 11 माइनस कर दो 13। ठीक है भाई, आगे बढ़े। हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय मींस ऑफ ए मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है, मैं उसका एनर्जी लेवल डायग्राम बना लेता हूँ एक बार इस तरह से, है ना। ये n बराबर 1 2 3 4, जरूरत पड़ेगी तो और आगे बना लेंगे। यहाँ टोटल एनर्जी होती है इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर कितनी होती है -3.4, भूल गया मैं भी, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह से होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था ऐसा लिखा हुआ है, हमने इस पर ऐसे लाइट डाली जिसकी वेवलेंथ गिवन है 975 एंगस्ट्रॉम। सही बात है ना। आगे देखते हैं भाई क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है, हाउ मेनी डिफरेंट लाइंस, कितनी डिफरेंट लाइंस आर पॉसिबल इन द रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम। एक तो कमी सवाल की ये है कि हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए या एटम्स होना चाहिए, ये करेक्शन आप कर सकते हैं। एक सैंपल था जिसमें बहुत सारे एटम्स थे, हर एटम ग्राउंड स्टेट में था। लाइट आती है, इस लाइट से फोटोन से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर या ले सकता है, अपने आप को हायर एनर्जी लेवल पर पहुंचा देगा। पहले काम कर लेते हैं ना, ये जो लाइट डाली जा रही है इसकी एनर्जी लिख लेते हैं। इसकी एनर्जी 12400 अपॉन 975 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। 12400 को डिवाइड करेंगे 975 से, तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा लगभग लगभग 12.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब ये पता करते हैं कि इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी लेकर कहाँ पहुंचेगा। उसके लिए आपको ये डिफरेंसेस पता होनी चाहिए। ये डिफरेंस लगभग लगभग क्या 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि वो एनर्जी तो ज़्यादा थी। मुझे लगता है कि ये n बराबर 1 और 4 का डिफरेंस होना चाहिए। आप चेक करके देखना, वो डिफरेंस 12.7 बनाता है ना। तो इलेक्ट्रॉन अपने आप को कहाँ पहुंचा लेगा, n बराबर 4 में। अब n बराबर 4 में, अलग से डायग्राम दिखा रहा हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 में और बहुत सारे आइटम्स हैं, तो कितने डिफरेंट टाइप के ये स्पेक्ट्रम जो लाइंस हैं वो इमिट कर सकता है, कितने डिफरेंट टाइप के फोटोन्स इमिट कर सकता है। क्या क्या ऑप्शन है, ऐसे जंप करना, ऐसे जंप करना, ऐसे, ये मैं डिफरेंट वाले दिखा रहा हूँ ना। ये जो 6 डिफरेंट मैंने फोटोन्स दिखाए हैं, तो आंसर आ जाएगा 6 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी, जिसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला भी होता है वैसे, n इंटू एन माइनस 1/2, जहाँ n का मतलब है जहां से वो जंप करना स्टार्ट कर रहा है उसका ऑर्बिट नंबर। तो n की जगह आप 4 डाल दें, तो आ जाएगा 4 इंटू 4 - 1/2, मतलब 6 डिफरेंट फोटोन्स हमको मिलेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम में। और क्या पूछा है, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अमंग्स देम। इन सब में सबसे बड़ी वेवलेंथ, तो वेवलेंथ सबसे बड़ी, इसका मतलब एनर्जी सबसे छोटी। तो सबसे छोटा जंप, सबसे छोटा जो जंप होगा बच्चों, आपको आइडिया होना चाहिए, वो ये वाला होगा। हम जैसे जैसे n बराबर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 की तरफ जाते हैं, ये डिफरेंस सबसे बड़ा होता है, लगातार डिफरेंसेस की बात कर रहा हूँ उसमें, और ये उससे छोटा होता है, ये उससे भी छोटा होता है। तो इन सब की बात करूं, ये जो 6 मैंने बनाए, सब में सबसे छोटा एनर्जी का डिफरेंस ये वाला होगा, मतलब 4 और 3 की एनर्जी का डिफरेंस। तो n बराबर 4, n बराबर 3 की एनर्जी आपको डायरेक्टली अगर याद है तो अच्छी बात है। इनका डिफरेंस निकालें, उससे आपके पास एनर्जी पता चल जाएगी, डेल्टा ई बोल देता हूँ, इतनी एनर्जी का फोटोन निकलेगा। इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकालनी है, तो ये एनर्जी को ऐसे लिखते हैं 12400 डिवाइड बाई वेवलेंथ, है ना। तो आपके पास इस फॉर्मूले से डेल्टा ई आपके पास आ चुका था, यहां से देखते हुए इनका डिफरेंस
यहाँ से आपके पास लैम्डा आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहें लैम्डा निकालने के लिए, तो आप अलग से बेसिक फॉर्मूले यूज में लें कि किसी भी n बराबर 1 2 3 किसी भी nth ऑर्बिट में एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम मुझे पता करना था कि n बराबर 4 और 3 की एनर्जी का डिफरेंस, तो हाइड्रोजन की बात चल रही तो z तो 1 हो जाएगा, ये क्या हो गया, उड़ गया, ये z 1 हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर। एक बार n की जगह 3 रखें, एक बार n की जगह 4 रखें, उन दोनों लेवल्स की एनर्जी निकाल कर उनका डिफरेंस निकाल लें, वो डेल्टा ही हो जाएगा, तो वहां से लैम्डा आ जाएगा। अच्छा, पेपर ही हो गया कंप्लीट। तो टोटल क्वेश्चंस थे 30 क्वेश्चंस। मैंने बिल्कुल बच्चों की तरह समझाने की कोशिश की है ना। बाकी आप बताइएगा कमेंट में, कोई दिक्कत हो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, मैं उसके बारे में और कमेंट में आपको बता दूंगा। आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं इस पेपर के लिए कहूँ तो मेरा मानना है कि पेपर सिंपल लेवल का पेपर है ना, मैं इसको टफ या मॉडरेट भी नहीं कहना चाह रहा हूँ। ये सिंपल है, पर उन दिनों में ये पेपर अच्छा माना जाता था क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई के सोर्सेज नहीं होते थे, कोचिंग इंडस्ट्री नहीं थी, कोचिंग नहीं हुआ करती थी, ज़्यादा बुक्स अवेलेबल नहीं थी, तो उसके हिसाब से तो अच्छा पेपर मान सकते हैं अपन। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टाटा।